अस्सलाम वालेकुम। कहानी अप में आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। एक खूबसूरत सा नावल आप सब के लिए जिसका नाम है ज़िंदगी की बिसात पर, राइटर रिहाना आफ्ताब। तो फिर सुन लीजिए। इत्तबा बिलाल की लरसती उंगलियों में आई जस्ट वांट का रेड फूलों से मुज़य्यन बेहद खूबसूरत कार्ड था। थोड़ी देर पहले सुर्ख सफ़ेदी में ढल गई थी। थोड़ी देर पहले कोरियर सर्विस के ज़रिए लिफाफा मौसूल किया था। इसने लिफाफा चाक करते उसकी नज़र दीदा ज़ेब कार्ड के टाइटल पर पड़ी तो नज़रें बेसाख्ता टेबल कैलेंडर पर जा पड़ी। तो क्या 3 साल बीत गए? वो मुतहय्यर थी और इस तहय्युर में इसे इस दिल का ज़रा एहसास न हुआ जिसने 3 साल गुजरने का एक एक पल शुमार किया था, एक एक लम्हे का हिसाब रखा था। और मुआहिदे के मुताबिक 3 साल बाद इसने कार्ड भेजकर इसे एहसास दिलाया कि वो कितना साबित कदम है, औरों से मुख्तलिफ है, प्यार के काबिल है। 1.5 साला नौमी नींद से जाकर रोने लगा था। कार्ड इसके हाथ में था और यकीनी बेयकीनी के दरमियान डोल रही थी। इत्तबा बिलाल, कितना कड़ा इम्तहान लिया तुमने और अब वो सुरखरू हो गया तो तुम अपना कहा पूरा करो। बाज़ गश्त बड़ी तेज़ थी। वो बैठती चली गई। इसने कार्ड दूर फेंक दिया जैसे वो कोई जहरीला कीड़ा हो, मगर आई जस्ट वांट यू के हर्फ जगमगा कर इसे एहसास दिला रहे थे कि कोई बहुत खलूस से इसे चाहता है। इस रोए ज़मीन पर एक दीवाना बसता है जो कल भी इस पे चाहत की बारिश बरसाता था और आज भी इसने अपने लफ्ज़ों से चाहत की बारिश बरसाई थी। ये अल्फाज किसी फुहार की मानदीद इसके तन मन पर बरस रहे थे। इसके दिल की ज़मीन मुसलसल फुहार पे नम पड़ने लगी थी। आई जस्ट वांट यू कितना जामे मगर भरपूर लफ्ज़ था, कितनी शिद्दत चाहत पन्हा थी। कार्ड की इबारत पे इसने डरते डरते नज़र डाली। इसे बेसाख्ता वो गहरी सुरमई निगाहें याद आ गईं जो इसकी तरफ उठती थीं तो अंदर तक झांकने लगती थीं। इत्तबा बिलाल का नंबर बहन और भाई में आखिरी था। इससे बड़े कैसर और लारेब जुड़वा थे। नानी की वफ़ात के बाद नाना ने तन्हाई का इजहार किया तो पप्पा ने मम्मा के कुछ कहने से पहले कैसर को नाना जी की गोद में डाल दिया। जहाँ मम्मा पप्पा के अमल पे उनके लिए बेहद मोहब्बत महसूस कर रही थी, वहीं पप्पा नाना जी की नज़रों में कुछ और बुलंद हो गए थे। अपना चंद साला जिगर गोशा किसी की झोली में डालना बड़े दिल की बात है। यूँ 4 साला कैसर नैरोबी में नाना जी के पास रहने लगा। बाज़ लोग शुरू से हमारी ज़िंदगी में यूँ अख्तियार हासिल कर जाते हैं कि वो ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बन जाता है। इसने होश संभालते ही देखा था कि पड़ोस वाले घर के अफराद फैमिली किसी अहमियत रखते थे। ज़रा और बड़ी हुई तो मम्मा ने बताया कि अंकल वहीद और पापा गहरे दोस्त हैं। पापा ने जब ये घर ख़रीदा तो इन्हें ख़बर नहीं थी कि इनका बिछड़ा दोस्त एक दिन उनका पड़ोसी बन बैठेगा। शौमिया किस्मत के मम्मा की बेस्ट फ्रेंड की शादी भी अंकल वहीद से हो गई। ये दोस्तियाँ इस हद तक बढ़ गईं कि देखने वाले इन्हें रिश्तेदार समझने लगे। अंकल वहीद और आंटी सोनिया की अकलौती औलाद था कन्नान शाह। कन्नान इससे 6 साल बड़ा था। इतना ही उम्र का फ़र्क इसका लारेब के साथ था, मगर बहन के बजाय कन्नान शाह से इसकी बेहद बेतकल्लुफ़ी थी। बचपन में क्रिकेट, केरियाँ, जामन, अमरूद मिलकर चुराए थे। कितनी गलियाँ रास्ते टापे थे। दोनों एक जान दो कालिब थे। कन्नान शाह ने अपनी बाइसिकल में इसे लंबी लंबी सड़कों की सैर कराई थी। घर में कोई अच्छी डिश बनती तो वो खाने से पहले शोर करती, ये स्वीट डिश तो कन्नान को बेहद पसंद है, मैं इसे देकर आती हूँ। डोंगा उठाए वो इसके घर की तरफ चल देती और फिर दोनों मिलकर खाते। दोनों एक ही स्कूल में ज़ेरे तालीम थे। मम्मा ने इसे दूसरे स्कूल में डाला था जिसमें लारेब थी, मगर इसने रो रो कर घर सर पे उठा लिया कि इसे कन्नान वाले स्कूल में ही पढ़ना है। सबको इसकी बात माननी पड़ी। कन्नान शाह इससे सीनियर था, अलग क्लासरूम में बैठता था। इसे ये कलक भी लाहक हुआ। सब ने समझाया मगर इसकी यही ज़िद रही कि वह कन्नान के रूम में ही बैठेगी। कन्नान शाह ने इसे न जाने किन लफ्ज़ों में समझाया कि इसने हकीकत को कबूल कर लिया। दोनों एक दूसरे के क्लासरूम की तरफ यूं भागते जैसे न जाने कब के बिछड़े हुए हों। जब ब्रेक मिलती बचपन के दिन भी बीत गए, मगर उनकी दोस्ती जूं की तूं थी। तबा बिलाल ने इंग्लिश मास्टर्स में एडमिशन ले लिया और कन्नान शाह इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट बनकर आजकल अपना ऑफिस स्टैब्लिश कर रहा था। आहा, मुगलिया पराठे! कन्नान शाह नारा लगाते हुए बाजू पर मौजूद कोट कुर्सी की पुश्त पे फैलाई कुर्सी पर बैठ चुका था। अभी मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। तुम्हें बहुत पसंद है ना मुगलिया पराठे? पापा के बाद मम्मा ने इसके आगे पराठा रखा। आपके हाथ के लजीज पराठों की खुशबू मुझ तक पहुंच गई थी, इसलिए मामा और पापा से कह आया कि अपने पास ही रखिए अपने तोस। मैं आज आंटी के हाथ का नाश्ता करूंगा। इसने मज़े से निवाला मुंह में डाला। सब मुस्कुरा दिए। ओके गाइज, मैं चलती हूँ। बाहर से मखसूस हारन की आवाज़ आई तो लारेब जूस का गिलास खाली करके उजलत में उठ खड़ी हुई। वो एक मैगज़ीन की सब एडिटर थी।
کہ نان تم جوس لوگے یا چائے؟ پاپا کی چائے بنا کر ان کے آگے رکھتے ہوئے ماما نے ہاتھ بڑھا کر اخبار چھیننے کے سٹائل میں اپنے قبضے میں کر لیا۔ پاپا خفگی سے ماما کو گھورنے لگے۔ ماما کے ساتھ ان دونوں کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کنی، اگر تمہارے پاس کوئی خاص پروجیکٹ نہیں تو ہمارا گھر انٹیریئر کر دو۔ دس از رائٹ پاپا، پورا گھر ایک نئے ڈائریکشن میں ہونا چاہیے۔ یہ کلر سکیم دیکھ دیکھ کر تو جی ہی اُب گیا۔ بریڈ پر بٹر لگاتی اتباع بلال نے پاپا کی تائید کی۔ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو اس کے لیے تم اور تابی ہی خریداری کر لو۔ ماما نے بھی حصہ لیا۔ کیا خیال ہے، ٹائم دے سکو گی تم؟ وہ استفسار کر رہا تھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اوکے پھر ڈن، لیکن یاد رہے انکل، اس پروجیکٹ کی میں منہ مانگی چیز وصول کروں گا اور آپ کو دینا پڑے گا۔ وہ خالصتاً بزنس مین بن گیا۔ اینی تھنگ اینی ٹائم، پاپا نے حامی بھر لی۔ پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی، اتباع فوراً بولی۔ اپنی پرسنالٹی بھی پھوٹی کوڑی والی نہیں ہے، وہ اترایا اور کرسی پیچھے دھکیل کر واش بیسن کی طرف ہاتھ دھونے بڑھ گیا۔ پاپا مما سے باتیں کر رہے تھے۔ اتباع بلال اپنی چیزیں لینے بیڈ روم کی طرف بڑھی تھی۔ محترمہ ذرا نل کھولنے کی زحمت کریں گی؟ دونوں ہاتھوں میں صابن کے جھاگ بنائے واش بیسن پر جھکا ہوا تھا۔ بڑے ہو جاؤ، یہ حرکتیں بچوں کو زیب دیتی ہیں۔ دیوار سے پشت لگا کر اس نے نل کھول دیا۔ انداز استہزائیہ تھا۔ میری حرکتیں ساری زندگی ایسی ہی رہیں گی۔ پاپا تیار ہونے جا چکے تھے، مما بھی ان کے پیچھے چلی گئیں۔ ان فضول سے کام کے لیے تمہیں لوگوں کو تکلیف دینا اچھا لگتا ہے؟ لوگوں کو نہیں، صرف لوگ کو یہ کام میں خود بھی کر سکتا تھا، مگر مجھے تکلیف دینا اچھا لگتا ہے۔ تمہارا ایک ذرا سا نل کھول دینا مجھے خوشی دیتا ہے، تو اس سے میرا نہیں خیال کہ تمہیں کوئی تکلیف ہوئی ہوگی۔ مجھے اپنے پیاروں کو اپنی طرح متوجہ کرنا اچھا لگتا ہے۔ میں ہر ایرے غیرے سے یہ کام نہیں کرواتا۔ میرا انداز اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ میرے لیے اسپیشل ہیں اور مجھے ان کی توجہ چاہیے۔ تمہاری لاجک میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس نے شانے اچکائے۔ تمہیں سمجھنے کی ضرورت بھی کیا ہے، تم یوں ہی بے وقوف ہی ٹھیک ہو۔ دل فریبی سے مسکراتے پانی اس کے چہرے پر اڑایا۔ مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ اچھا ہے نا، لوگوں کو خبر ہو جانے دو، سامان اصلی ہے۔ ہنوز مسکراتے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر ہاتھ خشک کرنے لگا۔ اس کی پشت کو گھورتے ہوئے اس نے نل بند کیا جو اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ کرسی کی پشت سے کوٹ اٹھا کر اس نے بازو میں ڈالا اور ڈائننگ روم سے نکل گیا۔ وہ بیگ اور فائل لے کر آئی تو وہ غائب تھا۔ ماما اور پاپا کو خدا حافظ کہتی بھاگ کر اس تک آئی۔ قدموں کی آہٹ پہ اس کے قدم رک گئے۔ آفس جا رہے ہو؟ کیوں، لفٹ چاہیے؟ وہ ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ میری گاڑی سروس کے لیے گئی ہوئی ہے، پاپا آفس لیٹ جائیں گے، مجھے یونیورسٹی ڈراپ کر دو۔ دونوں کے قدم شاہ لاج کی طرف تھے۔ صرف آخری جملہ کہہ دینا ہی کافی تھا۔ غیریت برتنے والے انداز پر وہ چڑ گیا۔ وہ چڑھانے ہی کو ایسا کرتی تھی۔ آئندہ سے تم نے مجھ سے غیرت جتائی تو گاڑی سے دھکا دے دوں گا۔ ابھی تک جل بھن رہا تھا۔ کیا کہوں، آپ کے دونوں شاہ لاج کے پورچ میں کھڑے تھے۔ تابی لنچ ادھر کرنا، میں آج پسندیں بنا رہی ہوں۔ آنٹی سونیا نے بالکنی سے آواز لگائی۔ پسندیں بنا رہی ہیں؟ پھر تو ضرور آؤں گی۔ اس نے بھی ہانک لگائی۔ ماما میں بھی آ جاؤں لنچ پر؟ گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ دھرے اس نے شوخی سے تان لگائی۔ اب تو تم آؤ گے ہی۔ آنٹی سونیا ہنستے اندر چلی گئیں۔ آنٹی کی اب سے کیا مراد ہے؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر وہ کیسٹ سلیکٹ کر رہی تھی۔ اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے اس نے جگنوں بھری آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ کوس و قزح کے رنگوں سے مزین سوٹ میں وہ نوخیز صبح کا حصہ لگ رہی تھی۔ تم نہیں جانتی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے جنون خیزی کی خبر سارے زمانے کو ہو گئی تھی اور جسے خبر ہونا تھی وہی بے خبر تھی۔ اچھا ہی ہے۔ ہاتھ میں موجود کوٹ اس کی گود میں رکھ دیا۔ لبوں پہ شریر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے بے حد چونک کر اسے دیکھا۔ بلیک ٹراؤزر، اسکائی بلو شرٹ میں بلو پرنٹڈ ٹائی میں وہ شاندار لگ رہا تھا۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ کچھ سمجھ نہ پائی تو وہ چڑ گئی۔ میں تم سے کبھی اختلاف کر سکتا ہوں؟ انداز ہنوز شریر تھا۔ کم از کم مجھ سے تو کوڈ ورڈز میں بات مت کرو۔ جھلا کر اس نے اسٹیریو آن کر دیا۔ بڑی اداس ہے زندگی، کوئی تو ساتھی چاہیے۔ کنان شاہ کا کہکہا برجستہ اور بھرپور تھا۔ وہ حونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اس میں ہنسنے والی بات کہاں سے آ گئی؟ کنی، خدا سمجھے تمہیں، اب اور کتنی شاپس کی خاک چھنواؤ گے؟ سینڈل نے پیر میں الگ چھالے ڈال دیے ہیں۔ اس نے اس کی ٹی شرٹ کے ہاف آستین کو کھینچا۔ گھر کے انٹیریئر کے لیے وہ ایک ہفتے سے سڑکوں کی خاک چھان رہے تھے۔ کارپیٹ، پردے، فرنیچرز کی خریداری دونوں نے ہی کی تھی۔ پپا چیک سائن کرتے اور مما ان کی لائی چیزوں پر کمنٹس کی حد تک محدود تھیں۔ اتباع بلال کا حشر ہو گیا تھا۔ آج بھی وہ دونوں ہینڈی کرافٹ، ایکویریم، پھر نرسری سے انڈور اور آؤٹ ڈور پلانٹ خریدنے نکلے تھے۔ کنان شاہ بڑے موڈ میں دکانیں چھان رہا تھا، جبکہ وہ خاصی تھک گئی تھی۔ اوپر سے نئی سینڈل نے پیر کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔
लड़कियों को तो शॉपिंग का क्रेज़ होता है, मैं इन लड़कियों में से नहीं हूँ। मुझे तो ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए भी मारे मारे फिरना अजाब लगता है। मेरी जान ने नात वहाँ पे एक एहसान करो और अपनी करोला करो, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट की तरफ करो। यूनिवर्सिटी से आकर मैंने लंच भी ढंग से नहीं किया था। इससे पहले कि मैं बीच सड़क पे बेहोश हो जाऊँ, फ़ौरन से पेशतर कुछ खाने की बात करो। मारे भूख के मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। शॉपिंग बैग्स पिछली सीट पर फेंक के फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते ठिठक गई। कन्नान, देखो कितना खूबसूरत घर है। इसने बाजू से पकड़कर इसे झंझोड़ दिया। कन्नान शाह की नज़रें भी दुकान में लगी तस्वीर को देखने लगी। वाइट कलर का छोटा सा दीदा जेब घर सब्ज़ा से ढका हुआ था। तुम्हें पसंद है ऐसा घर? कन्नान शाह इसे बगौर देख रहा था। मैं ऐसा घर मेरा वलीन ख्वाब है, मगर मसनूई नहीं। वह रफ्ता नज़रों से इसी घर को देखती रही। थोड़ी देर बाद दोनों अपने रेस्टोरेंट में बैठे थे। घर में सबने मुझे इजाज़त दी है कि मैं अपनी पसंद के पर्दे वगैरह ख़रीदूँ, यहाँ तक कि लारेब ने भी, जो बिला ज़रूरत बात भी नहीं करती। पर तुमने मुझे सख्ती से कहा कि तुम्हारे रूम में डार्क ग्रे के अलावा दूसरा कोई कलर नज़र ना आए। इसकी कोई ख़ास वजह? बीफ बर्गर खाते हुए बहुत गहरी नज़रों से इसे देख रहा था। ख़ास वजह तो यही है, मेरा फेवरेट कलर है। पाइनएप्पल जूस का सिप लेते हो हनूज़ लापरवाही से गोया थी। डार्क ग्रे कलर तो मेरा भी फेवरेट है। अपनी डार्क ग्रे आँखें इसने इसकी भूरी आँखों में गाड़ दी। हमारी पसंद तो हमेशा से मैच करती आई है, सिर्फ पसंद। न जाने वो क्या उगलवाना चाह रहा था। इसने अचंभे से इसकी सूरत देखी। कन्नी, कुछ दिनों से तुम बड़ी अजीबोगरीब बातें करने लगे हो। काफ़ी बदले बदले लग रहे हो, बातें भी जुमाइनी करते हो। मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी बातें। इसके चेहरे पर ऐसी बेचारगी थी कि इसके लबों पर मुस्कुराहट कौंध गई। कभी फुर्सत से समझाऊंगा। इसने पाइनएप्पल जूस का गिलास लबों से लगा लिया। सारा घर तैयार हो गया था। कलर स्कीम से लेकर डेकोरेशन पीसेस तक सबको पसंद आए थे। मामा, पापा, कन्नान, शायद तबा, बिलाल सब एक एक कमरे का सर्वे कर रहे थे। ताबी, तुम्हारे कमरे में तो डार्क ग्रे के अलावा कोई वैरायटी ही नहीं। कन्नान, तुम्हारा कमरा भी तो फुल ग्रे कलर से मुज़य्यन है ना? मम्मा के कमेंट पर इसने सर हिलाया। वेल डन यंग मैन, बहुत ज़बरदस्त डेकोरेट किया है तुमने। पप्पा सराह रहे थे। तबा के देखने पर इसने स्टाइल से कॉलर के कोने को उंगली से झटका दिया। साइमा, क्या ख्याल है, एक पार्टी ना हो जाए? सब सिटिंग रूम में आ चुके थे। पप्पा मम्मी की राय के मुतमन्नी थे। क्यों नहीं, जिन्हें इनवाइट करना इन्हें आज ही कॉल कर डालो, वीकेंड ठीक रहेगा। कन्नान, तुम भी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लेना और इस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर है। इंशाल्लाह आपको शर्मिंदा नहीं करूँगा। इससे पानी सलाहियतों का अदराक था और बेजाबी नहीं था। पापा ने इसे गोद में खिलाया था। इसकी हर खूबी खामी उनकी निगाहों में थी। मुलाजिम कॉफ़ी ले आया, वो कॉफ़ी बनाने लगी। तुम लोग बातें करो, मैं चलता हूँ, बिज़नेस डिनर अटेंड करना है। कॉफ़ी के दौर के बाद पापा उठ खड़े हुए। इनके एहतराम में कन्नान शाह और इत्तबा बिलाल उठ खड़ी हुई। बैठो बेटा। ताज़ीम का ये अंदाज़ पापा को हमेशा की तरह अच्छा लगा। वो दोनों हनूस खड़े रहे। साइमा, लारेब कहाँ है, नज़र नहीं आ रही। पापा को इसकी कमी महसूस हुई। वो ऑफिस से नहीं आई, कह रही थी किसी फ्रेंड के घर जाना है, देर हो जाएगी। रात के 10 बज रहे थे। सब कहते मम्मा को सुबकी का एहसास हो रहा था। लारेब को समझाओ, अकेले इतनी रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए। पापा का अंदाज़ सदा का ठहरा हुआ था। मम्मा ने भी ताइदी अंदाज में सर हिलाया। पापा, क्या मम्मा को भी लारेब की गैर जिम्मेदाराना हरकतें बुरी लगती थी? पापा ने मैगज़ीन ज्वाइन करने को लाख मना किया, इसने उनकी एक ना सुनी। दोनों को इससे शिकायतें थीं। वो इत्तबा बिलाल की मिसाल देते थे कि वो भी इसकी बहन है, मगर किस कदर सुलझी हुई है। जवाब में लारेब इसे बुढ़ी रूह कहती थी। इत्तबा हकीकतन माँ बाप का गरूर थी। छोटी होने के बावजूद लारेब से ज़्यादा समझदार और मामला फ़हम थी। वो महसूस भी कर लेती थी कि इसके मिलने जुलने वाले मामा पापा को बेहतर नहीं लग रहे, तो वो कतई ताल्लुक़ करने में ज़रा देर भी नहीं लगाती थी, क्योंकि जितनी इसकी उम्र थी इससे दोगुना उनका तजर्बा था। कन्नान शाह से बेहद फ्रैंकनेस की वजह भी यही थी कि वह मामा और पापा का चहीता था। इससे मेल जोल को उन्होंने कभी बुरा नहीं समझा था। पापा जा चुके थे। अंकल वहीद और आंटी सोनिया भी आ गई तो महफिल की रौनक बढ़ गई। काफ़ी देर लारेब का इंतज़ार करने के बाद सब ने डिनर कर लिया। करंट अफेयर पर डिस्कशन करते चाय कॉफ़ी का दौर चल रहा था जब पूरे 12 बजे लारेब की आमद हुई। चलते चलते हेलो करती वो जीने की तरफ बढ़ गई। मामा को गुस्सा तो बहुत आया, मगर जब्त कर गई। सभी वाकिफ़ थे, लिए दिए रहने वाली लड़की है। इसके अंदाज के सभी आदी हो गए थे। ये तुम्हारे घर आने का टाइम है। वो लोग गए तो मामा लारेब के कमरे में दाखिल हुई। ये मिडिल क्लास माओं की तरह मुझसे तफ्तीश मत किया करें। ज़माने भर की उकताहट इसके लहजे में समाई थी। माँ माँ होती है, ख्वाह इसका ताल्लुक़ मिडिल क्लास से हो या अपर क्लास से। हर बाशऊर माँ बेटी की इतनी रात गए आमद पर यूं ही तफ्तीश करती है। मम्मा को इसके अंदाज ने गुस्सा दिला दिया।
कौन सा गुनाह कर दिया मैंने जो तफ्तीश की नौबत ही आ गई। रफ्ता रफ्ता इसके लहजे से इज्जत एहतराम ख़त्म होता जा रहा था। मामा दंग ही रह गई। सोनिया और वहीद भाई आए बैठे थे। उनके सामने तुम्हारी आमद से कितनी सुबकी हुई मेरी, जानती हो। तुम्हें ज़रा तौर तरीका नहीं कि घर आए लोगों से मुस्कुरा कर सलाम दुआ ही कर लो। तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी मैंने। आखिर में मम्मा की आवाज़ में तासुफ था। 24 घंटे तो इनके घर का कोई ना कोई फ़र्द यहाँ नज़र आता रहता है। अब क्या मैं हर वक्त और क्या हाल है, आइए बैठिए किस्म की फॉर्मेलिटी निभाती फिरूं। बेहद बदतमीज़ नज़र आ रही थी। शर्म नहीं आती तुम्हें वहीद भाई और सोनिया की फैमिली के बारे में ऐसा कहते हुए। रिश्तेदारों से ज़्यादा हर कदम पर उन्होंने हमारा साथ दिया। जिस बाप के पैसों पर तुम्हें घमंड है ना, कब का तुमसे छिन गए होते। जो नुकसान में जाते फर्म के शेयर्स खरीद कर वहीद भाई हमारी फर्म को सहारा न देते। मम्मा का जी चाहा इसका मुँह थप्पड़ों से लाल कर दें, इतनी बेलगाम तो वो कभी ना रही थी। तो मैंने कब कहा है आप लोग इनसे ना मिलें। आप पापा और आपकी लाडली हर वक्त वहाँ घुसी रहती हैं, इसे क्यों नहीं मना करती आप। दो बदू मुकाबले पर उतार आई। तुम अभी बहुत छोटी हो, अच्छे बुरे की परख नहीं है तुम्हें। मम्मी गोया थी और वो नाइट सूट उठाकर वॉशरूम में बंद हो गई। गोया वाज़े इशारा था, आपकी बात सुनने का मूड नहीं। मम्मा बंद दरवाजे को देखती वापस आ गई। लारेब का शुमार इन लोगों में था जिन्हें सीधी साफ शफाफ राहें अच्छी नहीं लगती। इत्तबा की तरह लारेब की तरबियत में भी मम्मा और पापा ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कभी किसी एक को फौकियत नहीं दी थी, मगर न जाने क्यों वो इनकी तरबियत का हक़ अदा करती नज़र नहीं आ रही थी। घर में पैसे की फरावानी थी, रहन सहन अपर क्लास के शायान शान था, लेकिन ऐसी चीज़ें जिनकी ममानियत इस्लाम में थी मम्मा पापा इससे कोसों दूर थे। कुछ हदूद थीं जिनको अबूर करना इन्हें पसंद ना था। पापा ने अपना एक असूल बना लिया था जिसे कभी ना तोड़ने का अहद कर रखा था। मास्टर्स तक लारेब की दोस्ती लड़कों से रही। मामा और पापा ने कभी एतराज़ नहीं किया कि सोसाइटी में रहते हुए कुछ चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, मगर दोस्ती में भी एक हद के कायल थे। लारेब ने जब से नो डाउट मैगज़ीन की सब एडिटर की कुर्सी संभाली तब से इसमें हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ सरहद से रोनमा हुई थी। वो बेहद सोशल हो गई थी। लड़कियों से दोस्ती बराए नाम रह गई थी, जबकि मर्दों की दोस्ती में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। आजकल इसका ज़्यादातर वक्त जिम्मी के साथ गुजर रहा था। जिम्मी बेहद बेबाक फ़ोटोग्राफ़र था। मशहूर और मारूफ लोगों की नाकाबिले एतराज़ तस्वीरें उतार कर इन्हें ब्लैकमेल करके दौलत कमाना इसका साइड बिजनेस था। अब इसने अपना टारगेट लारेब को बनाया था। इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर लारेब जैसी कमज़ोर कितनी लड़कियां तबाही के दहाने पे बैठी थीं, जबकि लारेब ने इन दिनों अपनी आंखों और कानों से देखना सुनना छोड़ दिया था। वो वही देखती थी जो जिम्मी दिखाता था, वो सुनती थी तो जिम्मी सुनाता था। बाकी सारी दुनिया इसे दुश्मन नज़र आ रही थी, हत्ता कि मामा पापा और इत्तबा भी। पार्टी के मध्यम आसार मिटने लगे थे। पार्टी बिलाशुबा बहुत अच्छी हुई थी। किन्नान शाह ने ज़बरदस्त पार्टी ऑर्गेनाइज़ करके अपने लफ्ज़ों का मान बढ़ा दिया था। मेहमान घरों को सुधार चुके थे। अंकल वहीद और आंटी सोनिया भी अपने घर को चल दिए थे। मामा पापा भी थक कर अपने कमरे में आराम कर रहे थे। लारेब थोड़ी देर के लिए पार्टी का हिस्सा बनी, फिर अपने बेडरूम में जो घुसी तो पार्टी ख़त्म होने के बाद भी ना निकली। घरेलू मुलाजिम लॉन से पार्टी का सामान समेट रहे थे और वो लॉन की सीढ़ियों पर बैठी थी। कहीं तुम मेरे बारे में तो नहीं सोच रही? किन्नान शाह इसके साथ आ बैठा। वो अभी घर नहीं गया था, मुलाजमों से काम करवा रहा था। इसे सोचों में गुम देखा तो अपने कदम ना रोक सका। अभी मुझ पर इतना बुरा वक्त नहीं आया। वो मुस्कुरा दिया। काफ़ी देर से देख रहा था तुम सोचों में खोई इर्द गिर्द से बेनियाज बैठी थी। कितनी बार इशारे से बुलाया कि आकर थोड़ी हेल्प ही कर दो, मगर तुम यूं ही गुम बैठी थी। क्या सोच रही थी? बगौर इसे देख रहा था। इसने अभी चेंज नहीं किया था। ब्लैक रेड इम्तजाज के दीदा जेब सूट में मिटे मिटे मेकअप के साथ बेहद हसीन लग रही थी। तुम्हें और मुलाजमों को काम करते देखकर मैं यही सोच रही थी कि किसी चीज़ को बनाने में कितनी मेहनत सर्फ होती है, कितना टाइम लगता है, जबकि बिगाड़ने में एक पल भी देर नहीं होती। खोई खोई आवाज़ में हम कलाम थी। फ़लसफियाना मूड में हो, इतना संजीदा अंदाज इसे हज़म नहीं हुआ। इसने अपनी भूरी सहरज़दा नज़रें किन्नान शाह की डार्क ग्रे आँखों में गाड़ दी। मैं मजाक नहीं कर रही कन्नी। इसके अंदाज पे इसे भी संजीदा होना पड़ा। वो तो है। इसकी सबसे आसान मिसाल मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ कि इंसान को इज़्ज़त बनाने में सालों लग जाते हैं, जबकि इज़्ज़त और किरदार की धज्जियाँ बखेरने में एक लम्हा नहीं लगता। हमारा एक गलत कदम, एक गलत राह हमें बद किरदार साबित कर देता है। इज़्ज़त बनाना फिर भी आसान है, मगर इज़्ज़त बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। इसने ताइदी अंदाज में सर हिलाया, फिर इस्तफसार किया। लोग अपनी इज्जत और किरदार के दुश्मन क्यों बन जाते हैं? इसे लारेब याद आ गई। सवाल दर पर्दा इसी के मुतालिक था। वो जान गया था, मगर जिताया नहीं।
अल्लाह अपने बंदे को हर दुनियावी नेमत देकर आजमाता है कि ये दुनियावी चीज़ें इसे सिरात मुस्तकीम से हटा सकती हैं या नहीं। दरअसल अल्लाह इम्तहान सिर्फ नफस का लेता है। अगर हम इसकी अनायत की हुई चीज़ को इसकी राह में खर्च करते हैं, सिरात मुस्तकीम से नहीं हटते, तो दीन और दुनिया में हमसे खुश रहता है। अगर हम नफ्स के बेलगाम घोड़े के हम सफ़र बन जाते हैं तो फिर हमारा अंजाम बहुत इबरतनाक होता है। हम दीन और दुनिया दोनों से हाथ धो बैठते हैं। ज़र, ज़मीन, जवानी का जाम, हविस, नफ्स परस्ती, ये वो तमाम बुराइयां हैं जो हमें सिरात मुस्तकीम से हटाकर आलूदा कर देती हैं। तुम बहुत अच्छा बोलते हो, बस जी कभी गरूर नहीं किया। बाल स्टाइल से संवारते इसने ऐसे अंदाज में कहा कि वह हंस पड़ी। आज तमाम ख़वातीनें तुम सबसे मुनफरिद लग रही थी। तारीफ़ का अंदाज़ निराला था। जब ही तुम इस सिल्वर परी के साथ चिपके बातें कर रहे थे, इसकी बात पर वो हंस दिया। क्यों ना रहता, काफ़ी तारीफ़ कर रही थी वो सिल्वर परी कि मैं डिनर शो बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, और तुम्हारी तरह नहीं कि नज़र लगा कर भी तारीफ़ ना करो। वो सीढ़ी से उठ खड़ी हुई। हिसाब बेबाक करना तो कोई तुमसे सीखे। मैंने कहा था कि मेरी तारीफ़ करो। कॉरिडोर की तरह मुड़ गई। बोट वाले पैर ग्रिल में फंसाए वो इसी सीढ़ी पे बैठा इसके पोस्ट को देख रहा था। दफ़ातन वो पलटी और इस तक आई। और हाँ, मैं सूरज की तारीफ़ नहीं करती, इसकी खूबसूरती तो रोज़े रोशन की तरह आया है। इसकी बात का मज़ा लिया, कैसे ताक कर जुमला फेंक रही थी। मेरा नाम सूरज नहीं, किन्नान शाह है, इसने चिढ़ाया। जानती हूँ, बचपन से यही एक नाम सुनती आ रही हूँ। मोड़ पे गायब हो गई। इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी सुनोगी। बेहद मुस्कुराते इसने ज़ेरे लब कहा, फिर नफ़ी में सर हिलाते हथेलियाँ झाड़ कर उठ खड़ा हुआ। न जाने हकीकत जानकर तुम्हारे चेहरे पे कैसे रंग खिलेंगे। ओफ, कहीं मर ही ना जाऊं इन रंगों को देखकर। मैं अपने सर पर चपत लगाते विस्लिंग करता अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गया। दिन भर की सारी थकन सरशारी में ढल गई थी। पापा ने झटके से अखबार डाइनिंग मेज़ पर फेंका। क्या हुआ? मम्मा की इस्तेजाबिया आवाज़ निकली। सुबह का वक्त था, वर्किंग डे था, सो सभी नाश्ता कर रहे थे। पापा बेहद नर्म मिजाज थे, इन्हें गुस्सा किसी बड़ी बात पर ही आता था। पूछो लारेब से, पापा ने गुस्सा दबाते हुए कहा। इत्तबा, बिलाल और मम्मा ने बेसाख्ता लारेब की तरफ देखा, जिसका चेहरा एक पल सुर्ख हुआ फिर सपाट हो गया। आप ही कुछ बताइए, हुआ क्या है? मम्मा थक कर चेयर पर बैठ गई। तस्वीर छपी है हमारी बेटी की। हेडलाइन दर्ज है कि मारूफ बिजनेसमैन अहमद बिलाल की बेटी, और मंथली मैगजीन नो डाउट की सब एडिटर लारेब बिलाल इन दिनों जिम्मी के साथ देखी जा रही हैं। पापा ने तेज़ आवाज़ में कहा, मगर लहजा कर्ब का आईनादार था। इत्तबा ने सूरत से पेपर उठाया था। एक कोने में तस्वीर लगी थी जिसमें लारेब जिम्मी नामी शख्स के साथ नाकाबिले एतराज़ हद तक इसके करीब थी। रिपोर्ट में काफ़ी बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। इससे आगे पढ़ा ना गया। इसने मम्मा को अखबार थमा दिया। वो भी तस्वीर देखकर पापा से नज़रें चुराने लगी। क्या है ये? मम्मा गज़बनाक अंदाज में इस्तफसार कर रही थी। ये सब प्रोफेशनल जेलसी का नतीजा है मम्मा, आप लोग टेंशन मत लें। लारेब का अंदाज़ ऐसा था जैसे कोई बड़ी बात ना हो। तुम्हें 8 दिन नहीं हुए ये प्रोफेशन स्टार्ट करते और तुम्हारा स्कैंडल बन गया, जबकि तुम्हारे पापा तो सालों से बिजनेस कर रहे हैं। कम से कम उनके 10-12 स्कैंडल बन जाने चाहिए थे। स्कैंडल झूठा था तो क्या तस्वीर भी झूठी थी? क्या कह सकती हूँ? इस जवाब पे तबा बिलाल का जी चाहा वही इसे एक थप्पड़ दे मारे, या फिर याद दिलाए कि वो मामा और पापा के सामने मौजूद है। शट अप लारेब, पप्पा दहाड़े। वो चेयर धकेल कर उठ खड़ी हुई। हम जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं वहाँ ये सब रूटीन की बात है। आप लोग भी थोड़े से लिबरल हो जाएं। बसूरते दीगर आप लोगों ने मुझ पे रोक टोक की तो मैं ये घर छोड़ दूँगी। बैग शोल्डर पे डालकर वो टिक टिक करती गुजर गई। चंद सानियों को मेज़ पे मौत की सी खामोशी तारी रही। पप्पा में अगर समझ बूझ ना होती तो वह जाहिल बाप की तरह लारेब को धुनक के रख देते। काफ़ी देर बाद पापा की थकी थकी आवाज़ सुनाई दी। हमारे यहाँ कैसी बेटी ने जन्म लिया साइमा। अगर तुमने ताबी की परवरिश ना की होती तो लारेब के बिगड़ने पे मैं तुम्हारी तरबियत को निशाना बनाकर तुम्हें बुरा भला कहता। मैं तुम्हें कसूरवार भी नहीं ठहरा सकता कि ताबी की परवरिश भी तुमने की है। फिर लारेब ये किन राहों पे चल निकली? मैं इस वक्त खुद को अपाहज इंसान तस्वर कर रहा हूँ। मुझे बताओ साइमा, मैं क्या करूँ? बच्चे इन राहों पे क्यों निकल पड़ते हैं जिससे वालिदैन खुद को कोसने लगते हैं, खुद को मुजरिम गर्दानते हैं कि माशरे का नासूर उनकी तख्लीक है। एक हफ़्ता बड़े सुकून से गुजरा। मामा ने प्यार से, गुस्से से, इल्तिजाइया अंदाज में हर तरह से लारेब को समझाया था। जवाब में वो खामोश रही थी। मामा ने यही समझा कि वो इनकी बात समझ गई है। पापा ने भी देखा कि वो जिम्मी से नहीं मिल रही है, तो बिज़नेस मीटिंग के लिए न्यूजीलैंड सुधार गए। यूनिवर्सिटी में 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया था जिसके पास क्लासेस का बाइकाट कर दिया गया। पापा तो घर में थे ही नहीं। मम्मा को सुबह इसने खुद खाला के घर ड्रॉप किया था।
ان کی واپسی شام تک ہی ہونا تھی. ناشتہ بھی اس نے ڈھنگ سے نہیں کیا تھا، سو بڑی زور کی بھوک لگی ہوئی تھی. اس کا ارادہ پہلی فرصت میں ناشتہ کرنے کا تھا. ایک اجنبی فلور کشن پر آڑا ترچھا بڑی بے تکلفی سے لیٹنے اور بیٹھنے کے بیچ کی حالت میں سٹنگ روم میں بیٹھا تھا. اپنے گھر میں ایک اجنبی کی اتنی زیادہ بے تکلفی نے اس کے قدموں کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا. اسے اس کی صورت بھی کچھ جانی پہچانی لگی، مگر یاد نہ آیا کہ اسے کہاں دیکھا ہے. کون ہیں آپ؟ اور اس بے تکلفی سے کیوں براجمان ہے؟ اس نے لہجے کی ناگواری چھپانے کی ذرا برابر کوشش نہ کی. اجنبی اٹھ کے بیٹھا نہیں، سیدھا بھی نہیں ہوا، بڑی دلچسپی سے اسے دیکھتا رہا. اتبا بلال کو وہ شخص پہلی نظر میں اچھا نہ لگا. عجیب گھٹیا ترین نظریں تھیں اس کی. کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ اب کہ وہ پہلے سے زیادہ تیز آواز میں بولی. اسے ڈر بھی لگ رہا تھا. مضبوطی سے جمی رہی. میرا نام جمیل ہے. یار لوگ جمی کہتے ہیں، تم بھی یہی کہو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا. بے حد فریش موڈ میں نظر آ رہا تھا. نظروں میں ہرس کی چمک بہت واضح تھی. وہ ایک پل کو جم گئی. جمی. اسے یاد آ گیا کہ اس کی تصویر اس نے لاریب کے ساتھ اخبار میں دیکھی تھی، اور اب وہ اس کے گھر میں شان سے براجمان تھا. کس لیے آئے ہو یہاں؟ کون ہے جمی؟ اسی اسنا میں بولتے لاریب چلی آئی. ٹرالی میں لوازمات اور پیپسی کے ٹن تھے. صبح اس نے خود لاریب کو آفس جاتے دیکھا تھا. لاریب بھی اسے غیر متوقع طور پر دیکھ کر ٹھٹکی تھی. اگلے پر ڈھٹائی سے بولی، تم جلدی کیسے آ گئیں؟ اس بلا کا غصہ آ گیا. لاریب اس سے بھی فری نہیں ہوئی تھی. ہمیشہ اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی. اب اس کے عمل نے اسے چراغ پا کر دیا، تاکہ دیکھ سکوں کہ ماما اور پاپا کی غیر موجودگی میں کون سا کھیل کھیل رہی ہو. تمہیں شرم نہ آئی اسے گھر لاتے؟ شٹ اپ. یہ گھر جتنا تمہارا اتنا میرا ہے. چاہوں تو جائیداد کے لیے کیس دائر کر سکتی ہوں. وہ اس حد تک بگڑ گئی تھی کہ جائیداد لوٹنے تک سوچنے لگی تھی. اسے صدمہ ہوا. جمی دلچسپی سے دونوں بہنوں کو دیکھ رہا تھا. تم کیس کرو یا اپنا حصہ لے کر مر جاؤ، مجھے کوئی غم نہیں، مگر اس گھر میں وہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو. اس نے سارے آداب اور ادب کو بالائے طاق رکھا. اب آداب کو لے کر وہ کیا کرتی؟ جب مقابلی پستی میں نظر آئے، مسٹر جمیل عرف جمی، فوراً سے پیشتر نکل جائیے اس گھر سے. جمی کہیں نہیں جائے گا. وہ اڑ گئی. لارے مجھے غصہ مت دلاؤ، ورنہ میں تمہارا اور اس جمی کا حشر کر دوں گی. ماما اور پاپا کا سر جھکا کر، کون سا میڈل مل رہا ہے تمہیں؟ تمہاری دیدہ دلیری اس حد تک بڑھ گئی تم اسے گھر لے آئیں. مسٹر جمی، آپ نے سنا میں نے کیا کہا ہے؟ دفع ہو جائیے یہاں سے، ورنہ میں پولیس کو فون کر دوں گی. اس سے پہلے میں انکل حیدر اور کنان شاہ کو بلاتی ہوں، وہی بات کریں گے اب تم سے. جمی کو غضبناک نظروں سے گھور رہی تھی. جمی جو اسے قابو کرنے کی سوچ رہا تھا، لاریب کے انداز سے سمجھ گیا کہ وہ بہن کو زیادہ پسند نہیں کرتی. یقیناً اس کا ہی ساتھ دے گی. اسے لان کی طرف بڑھتا دیکھ کر اٹھ گیا. حقیقتاً اسے انکل وحید اور کنان شاہ کے بارے میں علم نہیں تھا. پھر جمی جیسے لوگ تو کاغذ کے شیر ہوتے ہیں. میں چلتا ہوں لابی، پھر ملاقات ہوگی. جمی اتبا بلال کے قریب سے گزر گیا. ڈیم فول، تمہاری اتنی ہمت کہ میرے مہمان کی بے عزتی کرو. وہ اس پہ برس پڑی. اس گھر میں کسی گھٹیا شخص کی جگہ نہیں ہے. آئندہ سے تم اپنے ان جیسے مہمانوں کو گھر لانے کی غلطی مت کرنا. وہ ذرا بھی اس کے روب میں نہ آئی. ان کے درمیان ایک حجاب کا پردہ ہمیشہ رہا تھا. آج یہ پردہ لاریب نے خود چاک کیا تھا. ورنہ کیا کرو گی تم؟ خونی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. آج کا آنکھوں دیکھا حال میں پاپا کو بتاؤں گی. پاپا کی چمچی، جاؤ بتا دو. تمہیں جلن ہوتی ہے نا کہ میرے سرکل میں ایک سے ایک لڑکے موجود ہیں. وہ اچھے پن پر اتر آئی. ایسے تھرڈ کلاس لڑکوں کی کمپنی تمہیں مبارک. استہزائیہ انداز اسے آگ لگا گیا. میں تھرڈ کلاس لڑکوں کے گرد رہتی ہوں تو تم خود کیا ہو؟ ہر وقت کنان شاہ کے گرد منڈلاتی رہتی ہو. تم کیوں نہیں الگ رہتی اس سے؟ کیوں ماما اور پاپا تمہیں منع نہیں کرتے؟ وہ تم جیسی پست سوچ نہیں رکھتے. انہیں کھرے کھوٹے کی پرکھ ہے. کنان شاہ کا شمال ان تھرڈ کلاس لڑکوں کے ساتھ کرنا میں گناہ تصور کرتی ہوں. کنان شاہ فقط ایک شخص کا نام نہیں، میری آن انا مان کا نشان ہے. وہ جس دن مجھے اس میں ذرا بھی برائی نظر آئی، اسی دن اسے خدا حافظ کہہ دوں گی. کنان شاہ کا مقابلہ کرنے والا اب اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا. وہ میرا فخر ہے، غرور ہے میرا. ہاں، غرور و فخر. اگر اتنا اس پہ گھمنڈ ہے تو کبھی حسن و جوانی کی بجلی گرا کر دیکھنا، تب ثابت ہو جائے گا کہ وہ کتنا پارسا ہے. بے ساختہ ہنسی. ایک طنز پوشیدہ تھا اس ہنسی میں. اس سے پہلے کہ بات زیادہ بڑھتی، اس نے سامنے سے ہٹ جانا ہی بہتر سمجھا. اس کے قدم مانوس دہلیز پہ جا رکے. شومی قسمت کے ملازم نے اطلاع دی انکل وحید آفس اور آنٹی سونیا کسی رشتہ دار کی عیادت کو گئی ہوئی ہیں. کنان شاہ اپنے بیڈ روم میں موجود ہیں. انگلیاں موڑ کر اس نے دستک دی. ہوں، مدھم سی آواز آئی تھی. وہ کمرے میں داخل ہوئی. سامنے بلیک جینس اور بلیک ہی ٹی شرٹ میں ملبوس بیڈ پہ وائٹ شیٹ پھیلائے پینسل سے لکیریں کھینچ رہا تھا.
ज़ुल्फ़कार साहब, ये कोई 16-17 मिनट पहले आपसे चाय की फरमाइश करने की गुस्ताखी की थी, आप अब तशरीफ़ ला रहे हैं। अब भी न लाते तो मैं कौन सा आपकी कदर व मंजिलत को नुकसान पहुंचाने का इर्तकाब करता। इसे अपना कुक समझता रहा। जवाब में खामोशी रही तो इसने सर उठाया, इत्तबा को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया। आओ ताबी, जामिया नहीं गई? बेड पर पड़े ब्लैक शर्ट को उठाकर पहनते नज़र टाइम पीस को छू गई, जहाँ सुबह के 10:30 बज रहे थे। इत्तबा ट्रांस की कैफियत में थी। इसकी अजनबी नज़रों और बदले बदले अंदाज को वह तहय्युर से देख रहा था। इसकी पुश्त डोर से लगी हुई थी। दोनों हाथ पीछे ले जाकर इसने डोर बंद करके लॉक का बटन दबा दिया। शर्ट के बटन्स बंद करते इसके हाथ ठिठक गए। नासमझ अंदाज में इसकी हरकत देख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर इसके मुकाबिल बैठ गई। भोरी आंखें मुतवातर इसे जांच रही थी। किन्नान शाह को बहुत बदली बदली लगी, यूँ जैसे इसमें कोई नई रूह हलूल कर गई हो। ताबी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? इसने शीट और पेंसिल परे कर दी। किन्नान शाह, अगर मैं ये कहूँ इस बंद कमरे में हमारे अलावा और कोई नहीं है, तुम जो चाहो मेरे साथ सलूक करो तो? वो जैसे ख्वाबनाक अंदाज में बोल रही थी। पहले तो वो इसकी बात का मफहूम ना समझ सका। जब समझा तो यूं बितका जैसे कई हज़ारों वॉल्ट के झटके लगे हों। बेयकीन नज़रों से इसे देख रहा था। किन्नान शाह, मैं तुम्हारी दस्तरस में हूँ। घर में तुम्हारे पापा और मामा भी मौजूद नहीं। मैं भी कोई मुज़ाहिमत नहीं करूँगी। आई नो, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। फिर सूरत से क्या लेना देना? असल चीज़ तो वजूद है जो मैं तुम्हें खुद पेश कर रही हूँ। बोलो, तुम्हें मंजूर है? वो ट्रांस की कैफियत में बोल रही थी। इस गिरी हुई आफर पर किन्नान शाह का दायां हाथ बड़ी तेज़ी से घूमा था। इसके दाएं रुखसार पे 5 उंगलियां उभर आईं। भींचे लब के साथ वो इसे देखता रहा। अपनी हरकत पे वो ज़रा शर्मिंदा नज़र नहीं आ रहा था। इसकी आंखें एक लम्हे को साकित हुई थी, फिर आंखों में बेतहाशा पानी आ जमा। जो चीज़ इसे हैरान कर रही थी वो इत्तबा बिलाल के लबों की मुस्कुराहट थी। भीगी आंखों के साथ मुस्कुराते वो इतनी अच्छी कभी नहीं लगी थी। वो सपाट नज़रों से इसे देखता रहा। इसका सर इसके शाने पे टिक गया। कॉलर मुट्ठी में भींचे इसके शाने पर सर रख के चीख चीख कर रो रही थी। किन्नान शाह खामोशी से बिखरे बालों को अपने सीने पर लपेटते देखता रहा। इसकी हालत, वो मुस्तरिब हो गया पर खामोश रहा। आंसुओं से इसका शाना तर हो चुका था। इसने ना इसे चुप कराया, ना ही इसे धकेल कर खुद से जुदा किया। बेहिस बना इसे रोते देखता रहा। वो अंदर से बेहद डिस्टर्ब थी। वो जान गया था इसकी हरकत अब भी समझने से कासिर था। किन्नान, तुम्हारे थप्पड़ का शुक्रिया। तुमने मुझे मारा तो मुझे ज़रा बुरा ना लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे थप्पड़ ने मेरे मान, फ़ख्र व गरूर को और बुलंदी अता की है। लारेब कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें आजमाया। अगर तुम भी वैसे सास बन जाते जैसा जिम्मी है तो मैं मर जाती। इसके शाने से लगी सिसकते थोड़ी देर पहले का हाल सुना रही थी। दोनों घरानों की कोई बात एक दूसरे से मख्फी नहीं थी। किन्नान शाह को सब जानकर बेहद अफसोस हुआ। इत्तबा पे बेहद प्यार आ गया। इसके बाल हौले हौले से सहलाते इसे जी भर कर रोने का मौका दिया। इसके शाने से सर उठाकर इसने आंखें रगड़ी। इसने उठकर डोर का लॉक खोल दिया और फ्रिज से पानी की बोतल निकाल लाया। पानी गिलास में उंडेल कर इसकी तरफ बढ़ाया। इसने खामोशी से थाम लिया। आई एम सॉरी। इसने नज़रें नीची कर ली। इसकी खामोशी पे खफीफ सी हो गई। आइंदा से ऐसी हरकत कभी मत करना। तुम्हें खामोश रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज का वाक़या तुम अंकल आंटी के इल्म में लाओ। जिम्मी का धड़ल्ले से घर आना खुदा न खास्ता वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। लारेब ने नफ़ा नुकसान के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई थी? बेहद मुतफक्कर नज़र आ रहा था। गई थी। लड़ाई के बाइस हड़ताल हो गई तो लौट आई। तुम ऑफिस नहीं गए? एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। लंच के बाद जाने का इरादा है। तुमने नाश्ता किया था? मैंने भी नहीं किया। चलो मिलकर कर लेंगे। ख़ुद को खासा लापरवाह जाहिर कर रहा था। अंदर से बहुत मुस्तरब था। ये इससे मख्फी ना रह सका। किन्नान, तुम्हें बुरा लगा? उंगलियां मरोड़ते बहुत झिझकते हुए इस्तफसार कर रही थी। इसने नफ़ी में सर हिलाया। जब तुमने मुझे किन्नान शाह कहकर पुकारा तभी मुझे किसी गैर मामूली पन का एहसास हुआ। अपना मान, गरूर, फ़ख्र बहाल रखने को तो मेरा इम्तहान लेने चली आई। अगर शैतान मुझ पे हावी हो जाता फिर लोग कहते एक थी इत्तबा बिलाल जिसने अपने मान, गरूर, फ़ख्र की मौत पे ख़ुदकुशी कर ली। पगली, इसने मुस्कुराते इसके सर पर हौले से चपत लगाई। पापा शाम की फ़्लाइट से लौट आए थे और रात के खाने के बाद इसने मामा और पापा को जिम्मी की आमद से बाखबर कर दिया। दोनों अपनी जगह सोचों में गुम थे, जबकि जिसके बाइस इनका सुकून दरहम बरहम हुआ था वो सुबह से गायब थी। इत्तबा बिलाल वापस आई तो वो जा चुके थे। सिटिंग रूम में अंकल वहीद, आंटी सोनिया, किन्नान शाह भी मौजूद था। कॉफ़ी पी जा रही थी और सोच विचार भी हो रही थी। यहाँ उलारेब, इसकी आमद अभी अभी हुई थी।
दरवाजे से गुजरी तो पापा ने आवाज़ लगाई। सबकी मौजूदगी में इसने कहर भरी नज़र इत्तबा पे डाल ली कि इसने सुबह का किस्सा सबको सुना दिया होगा। जिम्मी से कहो कल किसी भी वक्त मुझसे मिले, मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी से करना चाहता हूँ। पापा का लहजा स्पाट और दो टोक था। वो जो एक बड़े मार्के की मुंतज़िर थी, पापा ने सिरे से बात ही ख़त्म कर दी। और अब उन्होंने जो बात की वो इस पे हैरान थी। ये इसके चेहरे पे दर्ज था। ओके, मैं कल चाय पे इनवाइट कर लूँगी। इसके अंदाज में कोई एहसास मलामत ना था। बिलाल, मुझे आपका फ़ैसला कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो चली गई तो मम्मा रो पड़ी। लारिब जैसी भी थी, वो माँ थी। जिम्मी ऐसे जैसे दामाद का तसव्वुर इन्हें आंसू बहाने पे मजबूर कर रहा था। तुम्हारी तरह मैंने भी अपने मुतवक्के दामाद के लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा था, लेकिन हमारी बेटी जिम्मी जैसे पार्टनर की हमसफ़र बनने पर तुली है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम सब ने इसे जिम्मी से बाखबर कर दिया, मगर इसकी आंखों में खुद फरेबी की पट्टी बंधी है। आज इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो जिम्मी को घर तक ले आई। खुदा न खास्ता अगर ताबी को कोई नुकसान पहुंचता तो हम क्या करते? पापा की थकी थकी आवाज़ पर इसने सर झुका लिया। किन्नान शाह खामोशी से इसे देखता रहा। जो खुद खसारे का सौदा करने को तैयार हो, इसे क्यों कर रोका जा सकता है? वो बालिग है। हमारे रोकने टोकने पर सिविल मैरिज करके हमारी इज्जत की धज्जियाँ बखेर सकती है। अब भी कितने आराम से कल का प्रोग्राम सुना गई। तुमने देखा, कोई मलाल नहीं था इसके चेहरे पे। पापा को बेहद महसूस हुआ था इसका अंदाज। मामा भी खामोश हो गईं कि सबकी तरह वो भी बेबस थी। आँख के अंधे को रास्ता दिखाया जा सकता है, मगर अकल के अंधे को नहीं। अगले रोज़ लारेब खिली पड़ रही थी। मामा पापा के पज़मौदा चेहरों को देखते ही तबाह इसकी बेहिसी पर कुड़ रही थी। मामा और पापा का अंदाज ऐसा था जैसे उनकी जमा पूंजी दाव पर लग गई हो, जबकि लारेब को किसी के नुकसान की परवाह नहीं थी। वो उन लोगों में से थी जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। दुनिया भले जहन्नुम में जाए, इन्हें सिर्फ अपनी खुशी अजीज़ होती है। यही खुशी इन्हें नफ़ा नुकसान के ख्याल से मुबर्रा कर देती है। खुशी के सिरों पर रक्स करते इन्हें यह एहसास नहीं होता कि खसारे का सौदा इनका मुकद्दर बन बैठा है। इसका दिल चाहा इस नाकबत अंदेश लड़की को झंझोड़ कर जगा दे, मगर सबकी तरह वो भी खामोश थी। जिम्मी आया बैठा था गेस्ट रूम में। मामा, पापा, अंकल वहीद, आंटी सोनिया की नशिस्त जमी हुई थी। पापा और अंकल वहीद ने किन्नान शाह को इस मीटिंग में शिरकत से रोक दिया था। कल के वाक़े पर भी इसका गुस्सा कायम था। ऐसे में यकीनन जिम्मी से उलझ पड़ता। जिम्मी जैसे लिचर शख्स से बखूबी वाकिफ़ थे। सौ दूर अंदेशी से काम लेकर उन्होंने इसे सख्ती से मना कर दिया। बरखुरदार, हमने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ सोच रखा था, मगर हमारी बेटी ने तुम्हारा इंतखाब किया। इससे पहले कि सर्कल में हमारी मज़ीद बेइज्जती हो, हम सब ने तय किया है कि तुम दोनों की शादी कर दी जाए। चंद सानिये खामोशी के बाद पापा ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। शादी भी हो जाएगी, क्यों ना पहले बिज़नेस की बात कर लें। जिम्मी की मुस्कुराती आवाज़ आई। किस बिज़नेस की बात कर रहे हो? अंकल वहीद ने लब कुशाई की। अपनी आधी जायदाद आप मेरे नाम कर दें तो मैं आज ही आपकी बेटी से शादी कर लूँगा। लारेब ने चौंक कर जिम्मी को देखा। ये वो क्या कह रहा था? पापा शादी की बात कर रहे थे तो पैसों का जिक्र कहाँ से आ गया? कल इत्तबा से इसने जायदाद और हिस्से की बात की थी, मगर संजीदगी से नहीं, यूँ ही गुस्से में मुंह से निकल गया था। आधी जायदाद क्या, मैं तुम्हें 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं, क्योंकि मैंने लारेब को जायदाद से आग करने का इश्तहार दे दिया है, जो यकीनन कल के अखबार में शाया हो जाएगा। पापा ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे। वो जिम्मी जैसे पैसों के पुजारी से आशना थे। इस वक्त भी ये बात उन्होंने गौर व खौस के बाद ही की थी, ताकि आग का सुनकर जिम्मी अपना असल चेहरा सामने ले आए और लारेब को इसका इंतखाब दिखाएं। वही हुआ। जिम्मी हत्थे से उखड़ गया। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर चुका हूँ। ये बताओ, बारात कब ला रहे हो? पापा पुरसकून नज़र आ रहे थे। जिम्मी को आपने पहचानने में गलती की है बिलाल साहब। रही शादी की बात, तो शादी क्या है? जिस्मों का बंधन। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाते बेहद मुसर्रत महसूस कर रहा हूँ। क्या आपकी बेटी और मेरे दरमियान ये बंधन बन चुका है, और इन हसीन लम्हों की बड़ी दीदा ज़ेब तस्वीरें हैं मेरे पास। जायदाद तो आपको मेरे नाम करनी ही पड़ेगी, वरना वही तस्वीरें आपकी और आपकी बेटी के लिए बाइस इज़्ज़त बन जाएंगी, जो कि यकीनन आपको मंजूर नहीं होगा। ज़ाहिर एक नेक नाम बिजनेसमैन अपनी इज़्ज़त को यूँ नीलाम होता हुआ नहीं देख सकता। बाप का मिजाज कुछ और है और बेटी मेरी शामें रंगीन कर रही है। दिल खोल कर कहा लगा रहा था। इंकशाफ पे सब अपनी अपनी जगह एक दूसरे से नज़रें चुराने लगे। मैं आज यहाँ बिज़नेस की बात करने आया था। सॉरी राबी, शादी का लफ्ज़ मेरी डिक्शनरी में नहीं। एक पामिस्ट ने तो मेरा हाथ देखकर कहा था कि मेरे हाथ में शादी की लकीर ही नहीं। सही कहा था इसने। जब शादी के बगैर ही तमाम काम बाहसन व खूबी चल रहे हैं तो इस मुसीबत को गले लगाने का फ़ायदा। वो खिला पड़ रहा था। इनकी बेबसी का जी खोल कर मजाक उड़ा रहा था। लारेब गहरी नींद से जैसे आज ही जागी थी।
वो फटी फटी आंखों से इसे देख रही थी। जिस्मों के सौदागर ने इसकी बोली लगाई थी, तो न जाने क्यों इसे हैरत हो रही थी। कीचड़ में लथपथ होकर पाकीज़गी की तवक्को रखना अबस है। इसे एहसास हो रहा था कि इसने क्या खो दिया। नाम, इज्जत, मान, अना, सभी कुछ तो मोहब्बत के नाम पे बखूबी लुटाई थी। फिर रोना किस बात का था? आपकी खामोशी को मैं इकरार समझूं? फ़ौरन से पेशतर तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। पापा साकित रह गए थे। अंकल वहीद की आंखों में खून उतर आया। लहजा ज़रा धीमा रखें अंकल, आप लोगों की इज्जत का दारो मदार अब मुझ पर है। वह हनोज पुरसकून था। हमारी इज्जत से खेल कर तुम आराम से बैठे हो। इज्जत और ज़िल्लत के मायने तो तुम्हें अब हम बताएंगे। दिलावर खान, राही को ले आओ। अंदर एक गांद है, इसे उठाकर बाहर फेंकना है। इसे धमकी आमेज लहजे में जिताते अंकल वहीद ने इंटरकॉम उठाकर वॉचमैन को मैसेज दिया। मैं आप लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। धमकी पर उतर आया। पहले खुद को बचा तो लो, फिर हमारे बारे में सोचना। पापा तो कुछ कहने के लायक नहीं थे। यही हाल मामा और आंटी सोनिया का था। लारे भी साकित बैठी थी। अंकल वहीद इसे टुकड़ा तोड़ जवाब दे रहे थे। कवि हैकल दिलावर खान असला बलदार राही को देखकर वो खुद ही उठ गया। छोड़ूंगा तो नहीं आप लोगों को, गज़बनाक लहजे में कहकर लंबे लंबे डग भरता गेस्ट रूम से निकल गया। कमरे में गंभीर खामोशी थी। अंकल वहीद ने मोबाइल निकाल कर अपने भतीजे डीएसपी समी को कॉल मिलाई। समी एक बंदा है, जमाल, जिम्मी के नाम से मशहूर है। नो डाउट का फोटोग्राफर है। हाँ, वही फ्रॉडिया जो लोगों को ब्लैकमेल करता है। वो अभी हमारे घर से निकला है। लारेब की धोखे से इसने तस्वीरें उतार ली हैं और जदीद मशीनरी से काम लेकर तस्वीरों को गलत रंग दिया है। इसे अरेस्ट करो। बदनाम ज़माना शख्स है, सबूत तो तुम्हें खुद ब खुद ही मिल जाएंगे। इसके पहुंचने से पहले इसके फ्लैट पर रेड करो। बस ये ख्याल रहे बाहर ना निकले। सर झुकाए लारेब की समात में एक एक लफ्ज़ उतर रहा था। अंकल वहीद तो सदा के उनके खैर खा थे, मगर उनकी अच्छाई से आज ही नज़र आ रही थी। कितनी आसानी से उन्होंने इसका भरम रखा था अपने भतीजे के आगे। मम्मा सही कहती थी, इसे खरे खोटे की पहचान आज से पहले नहीं थी। समी ने यकीन दिलाया कि काम हो जाएगा। थैंक्स अलाट वहीद। पापा ममनूनियत से नम आँखों समेत गोया थे। गैरों जैसी बातें मत करो। अंकल वहीद ने पापा का हाथ दबाया। मम्मा रो पड़ी तो आंटी सोनिया ने इन्हें साथ लगा लिया। लारेब झुके सर और बहती आंखों से डूब मरने का सोच रही थी। कुछ लड़कियां अंजाम नज़र के सामने होते हुए भी जब घर से निकलती हैं तो सोचा नहीं करती। लारेब का शुमार भी इन्हीं नागबत अंदेश लड़कियों में होता था। कन्नान शाह हकीकत जानकर बफर गया। अंकल वहीद ने इसे संभाल लिया कि फ़हम दानाई से मसले को हल किया जा सकता है, गुस्से से नहीं। अंकल वहीद कितने बड़े दाना थे, इसका सबूत भी जल्द मिल गया। डीएसपी समी की पहली बार ड्राइंग रूम की सैर ने जिम्मी को लब कुशाई पर मजबूर कर दिया। बैंक के लॉकर से तस्वीरें बमैन नेगेटिव निकलवा कर समी ने तस्वीरें अंकल वहीद के हवाले कर दी, इस वादे के साथ कि जिम्मी अब बाहर नहीं निकलेगा। अंकल वहीद ने तस्वीरें पापा के हवाले की तो पापा इनका शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे थे। घर में मौत किसी खामोशी थी। मामा और पापा दुनिया से कट गए थे। लारेब में किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। इसमें माफ़ी मांगने की भी हिम्मत ना थी। मामा खामोशी से तस्वीरें से पकड़ा गई थी। तस्वीरों को आग की नज़र करते अपना तज्जिया कर रही थी। कैसी नफ्स के मारी लड़की थी वो, जिसने एक मर्द के हाथों बखुशी खिलौना बनना पसंद किया। प्यार करने वाले माँ बाप और अल्लाह से छुपा कर गुनाह करती रही। लाइफ एंजॉय करने के चक्कर में इसने इज्जत ही गंवा दी। किसी ने इसे कुछ नहीं कहा था और इत्तबा इसकी ज़िंदगी में बहुत कम मर्दों का अमल दखल रहा था। पापा, अंकल वहीद और कन्नान शाह। इसके अलावा इसने कभी किसी मर्द को जानने की ज़रूरत भी महसूस ना की। मेल कज़न से भी हेलो हाय बाय तक ही ताल्लुकात थे। मर्द ज़ात भी अल्लाह ही की मखलूक है, बड़े एतमाद से इन्हें डील करती थी। मगर लारेब पे बीते सानहे ने उसके दिल में एक अजीब सा डर बिठा दिया। जिम्मी वो भी तो एक मर्द ही था और इसी ने लारेब को तबाह बर्बाद कर दिया। गलती लारेब की भी थी, इसे इस हकीकत से इनकार नहीं था, मगर वो ख़ुद को कैसे समझाती। इस कड़े वक्त में आंटी सोनिया और अंकल वहीद ने बेहद साथ दिया। पापा अंकल वहीद के फोर्स करने पर फिर से ऑफिस जाने लगे। मामा भी रोज़मर्रा के कामों में दिलचस्पी लेने लगी। लॉन चेयर पर गायब दिमागी से बैठी वो एक नावल को देख रही थी। कहीं तो मेरे बारे में तो नहीं सोच रही। कन्नान सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोला। चौंक कर वो एकदम सिमट गई। उनके दरमियान कुछ भी नहीं था। फासला गो के अच्छा खासा था। आज ये फासले से नाकाफ़ी लग रहा था। इसने खफीफ से अंदाज में अपनी चेयर पीछे कर ली। इस अमल पर बेतरह चौंक गया। काफ़ी दिनों से मुलाकात ना हो पाई थी। वो बिज़ी रहता था तो वो ख़ुद मिलाती थी, मगर कुछ दिनों से महसूस कर रहा था वो इससे गुरेज करने लगी है। मगर क्यों? अब भी इसका अमल इसे चौंक आ गया। ताबी, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं रहा? कहाँ गया तुम्हारा मान, गरूर और फ़ख्र? हकीकतन उसके अंदाज ने इसे दुख दिया था।
हम तो शुरू से एक प्लेट में खाते और एक कुशन पर बैठते रहे तो गलत करते थे ना। मर्द औरत के दरमियान इतनी बेतकल्लुफ़ी नहीं होनी चाहिए कि शैतान को हावी होने का मौका दिया जाए। शैतान का नाम लोग ख़ुद को बचाने को लेते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर ऐसे अनासर खैर और शर होते हैं। बजा कहा तुमने। खैर और शर, इन दो अनासर को एक दूसरे पे हावी होने में फ़कत एक लम्हा, एक पल, एक साथ दरकार होती है। वो बगौर इसे देख रहा था, इसके हर रंगों से आशनाई रखता था। ये इससे पिन्हा नहीं था, वो इसे इस खैर से बाहर लाना चाहता था। इंसानों की बस्ती में रहकर बेतबारी के जंगल में भटकना बाज़ औक़ात नुकसान देता है। वो नहीं चाहता था कि वो बेतबारी के जंगल में ही सफ़र करे। चलो कहीं बाहर चलते हैं, जो बोलोगी वही खिलाऊंगा, मेरा मूड नहीं। वो लब भींचे से देखता रहा। आज से पहले ऐसा जवाब इसने कभी भी नहीं दिया था। दोनों एक दूसरे के मूड का ध्यान रखते थे, सारे काम पसे पोश डाल देते थे। मूड भी बन जाएगा, तुम उठो तो, इसने इसरार किया। प्लीज़। इसका लहजा तेज़ हो गया था। न जाने क्यों वो आज ऐसा कर रही थी। इसने कभी इससे इस लहजे में बात नहीं की थी। वो चंद सानियों को चुप रह गया। इसे भी अपने लहजे का एहसास हो गया। सर उठाकर इसने कन्नान शाह की डार्क ग्रे आंखों में देखा जहाँ शिकवे थे। ये वो शख्स था जिसने बचपन से इसका दुख सुख शेयर किया था, हज़ारों दफ़ा इसका बिगड़ा मूड बहाल किया था, और इसी शख्स से आज वो बदले लहजे में मुखातिब थी। एकदम इसकी आंखें नम हो गई। सॉरी कन्नी, पता नहीं क्यों आजकल मुझे ख़ुद पे भी एतबार नहीं रहा। मैं बेहद जज्बाती हो रही हूँ। महसूसात शेयर करने में इसने हिचकिचाहट महसूस नहीं की। ऑल राइट, तुमने लारे वाले किस्से को कुछ ज़्यादा ही सवार कर लिया। जो होना था वो हो गया। तुम 2 मिनट में तैयार हो जाओ, मैं अंकल आंटी को इन्फॉर्म करके आता हूँ। इसकी सुने बिना अंदर की तरफ बढ़ गया। इत्तबा की जूद रंजी मामा पापा के सामने थी। वो दोनों चाहते थे कि नॉर्मल बिहेव करे। पापा ने इन्हें बाहर जाने की इजाज़त दे दी। मामा किसी कदर शशोपंज में नज़र आ रही थी। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तभी मामा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए इसने हौले से कहा था, आंटी मुझ पे एतबार है ना। मामा ने हौले से इस बात में सर हिलाया। बस तो फिर सारी फजूल सोचे छोड़ दीजिए। आपकी बेटी को बतौर अमानत ले जा रहा हूँ। इंशाल्लाह नज़रों तक की ख़यानत नहीं होगी। उसके चेहरे पर इतनी सच्चाई फैली थी कि मामा ने इसे बेसाख्ता सीने से लगा लिया। दोनों काफ़ी देर से साहिल पर वॉक कर रहे थे। पूरे चांद की रोशनी चार सौ फैली हुई थी। भुट्टे के दाने निकालते इसने बगौर इसे देखा। इसके साथ होते होते वो जहनी तौर पर इसके साथ नहीं थी। इतनी चुप क्यों हो? क्या बोलूँ? आज से पहले तो तुमने सवाल नहीं किया था। वो सर झुका गई। इश्ताल में आकर इसने अपना भुट्टा बफरे समंदर की तरफ उछाल दिया। वह चौंक कर इसे देखने लगी। इत्तबा बिलाल साहिबा, आपका ये रवैया मुझे मेरी नज़रों में गिरा रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे जिम्मी की नज़र से देख रही हैं। क्या आपको याद दिलाऊँ कि मैं आपके बचपन का साथी कन्नान शाह हूँ, जिसके साथ आपने तन्हाई में भी वक्त गुजारा है। कभी आपने मुझे या मेरी नज़रों को बदलते देखा? फिर मेरे साथ ये ज़्यादती क्यों? दर हकीकत इसका अंदाज़ इसे खाइफ कर गया था। लहजा बेहद शाकी था। वो एक दूसरे से जब भी नाराज़गी का इजहार करते तो आप जनाब से बात करते, एक दूसरे का नाम इस्तेमाल करते थे। इसका मूड ठीक करने को वो इसे साहिल पे ले आया था। जानता था कि इसे साहिल बेहद अच्छा लगता है। दूसरे, इसे भुट्टा खाने का शौक़ था। कन्नान शाह इसका साथ दे रहा था। उसने अपनी हथेली इसके सामने फैला दी जिसमें भुट्टे के दाने थे। फिर वो हौले से बोली, माफ़ कर दोगे? अंदाज़ मासूमाना था। पहले सॉरी बोलो। हुक्म जारी हुआ, सॉरी मेंशन नॉट। इसके हथेली से दाने उठाते इसने मुस्कुरा कर कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। कन्नान, हमारा घर इंटीरियर करते वक्त तुमने पापा से मुँह मांगी चीज़ वसूल करने की बात की थी। क्या मांगा तुमने? पापा ने दिया भी या नहीं? इसे बेसाख्ता याद आया। कब की मांग ली? अंकल ने कहा है वक्त आने पर मुझे दे देंगे। क्या मांगा तुमने? सॉरी, तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों? लहजा इस्ताजाबिया था। इट्स टॉप सीक्रेट नाउ। इसकी आंखें किसी ख्याल से मुस्कुराने लगी। क्या है बताओ ना। तुम जानते हो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता है। जानने के बाद तुम्हें खुशी भी बेहद होगी, बेहद गुस्सा भी आएगा। जी भर के सता रहा था। तो बता क्यों नहीं देते? वो ज़िद हो गई। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है। मैंने जिस चीज़ की आरज़ू की पहले ही से मेरे नाम लिखी जा चुकी है। बंद करो ये रागनी, सीधे सीधे बताओ। अभी नहीं बता सकता। अंदाज सताने वाला था। दफ़ा हो जाओ, अब बात मत करना मुझसे। बतौर नाराज़गी आगे आगे चलने लगी। मुस्कुराते वो भी बाइक स्टार्ट करने लगा। लारे प्रेग्नेंट है। अभी सब खुलकर मुस्कुरा भी ना पाए थे कि खबर सब पे बिजली बंद कर गिरी। मामा और आंटी सोनिया ने ग्लो खुलासी की बहुत कोशिश की, मगर डॉक्टरों ने ख़तरा है कहकर जान छुड़ा ली। पापा इस नई आफत पे एक बार फिर खामोश हो गए थे। मामा ने लारेब को बेनुकत सुनाई थी। जवाब में वो सिर्फ आंसू बहाती रही। मौजूदा सूरत हाल ने सबको परेशान कर दिया था।
بدنامی کے خوف نے سب کی نیندیں اڑا دیں۔ پشیمان سی لاریب پہ اسے ترس آنے لگا تھا، اس کی ساری خوبصورتی گھل کے رہ گئی۔ ماما اور پاپا نے اس سے بات کرنی ہی چھوڑ دی۔ حیرت سے سوچتی ایک یہ لڑکی کس مقام تک چلی آئی۔ جمی سے نفرت بڑھ گئی تھی۔ رات پاپا مما سے کہہ رہے تھے کہ بدنامی سے بچنے کا صرف ایک حل ہے کہ جلد سے جلد اس کی شادی ہو جائے۔ لیکن اتنی جلدی لڑکا کہاں سے ملتا؟ ایک دم سے اس کے ذہن میں خیال آیا، کنی ہم بیسٹ فرینڈ ہیں نا؟ وہ دونوں کالونی کے پارک میں واک کر رہے تھے۔ کوئی شک؟ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ چاند ستارے توڑ لانے کے علاوہ سب کچھ، کیونکہ یہ کام حقیقتاً بہت مشکل ہے۔ تم لاریب سے شادی کر لو۔ اس نے جیسے دھماکہ کر دیا۔ وہ جو اس کا موڈ بحال کرنے کو غیر سنجیدگی سے گفتگو کر رہا تھا ساکت رہ گیا۔ شرم نہیں آئی تمہیں ایسی بات کرتے؟ وہ بپھر گیا۔ شرم کی کیا بات ہے؟ لاریب اچھی لڑکی ہے، غلط قدم نے اسے نقصان پہنچایا اور تم چاہتی ہو خسارہ میرے حصے میں آئے؟ مجھ سے ایسی توقع مت رکھو۔ بہت زیادہ مشتعل ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یوں ہی ریئیکٹ کرے گا، مگر اتنی سختی کا اسے گمان نہ تھا۔ یہ میری بھول تھی جو میں نے سوچ لیا کہ تم ہمیں بدنامی کے گڑھے سے نکال لو گے۔ تم بھی ایک عام مرد نکلے۔ تم مردوں کا اتنا بڑا ظرف کہاں ہے کہ ایک لڑکی کو اپنا نام دے کر بدنامی سے بچا لو؟ تم مرد صرف عورتوں کو تباہ کرتے ہو۔ جمی بھی ایک مرد تھا، تم بھی ایک مرد ہو۔ نہ جانے میں نے کیوں تم سے توقعات وابستہ کر لی تھی۔ براہ راست اس پر حملہ کر رہی تھی۔ قطرہ قطرہ مردوں کے خلاف نفرت اس کے اندر جمع ہو گئی تھی۔ لب بھینچے خاموشی سے اس کا غصے سے گلابی چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جھٹکے سے پارک کا گیٹ کراس کر گئی۔ پاپا کے کمرے میں بڑوں کی نشست جمی ہوئی تھی۔ پاپا صدیوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ گھر سے باہر نکلنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ ان کا بزنس آج کل کنان چلا رہا تھا۔ بلال، لاریب کی شادی فوراً کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے سرکل میں تو کسی طور ممکن نہیں۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لاریب کی شادی کنان سے کر دی جائے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ انکل وحید پاپا سے کہہ رہے تھے۔ مما کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ آنٹی سونیا نے انہیں تھپکی دی۔ انسانوں کی بستی میں وہ دونوں فرشتہ تھے۔ کتنی آسانی سے انہوں نے اپنا بیٹا پیش کر دیا تھا، مگر پاپا تڑپ اٹھے۔ مجھے تمہاری دوستی پہ فخر ہے وحید، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک بیٹی کی بقا کے لیے دوسرے کو قربان نہیں کر سکتا۔ کنان کی خوشیاں مٹی میں نہیں ملا سکتا۔ بدنامی سے بچنے کے لیے ہمیں برسوں پہلے کے رشتے کو توڑنا ہوگا۔ موجودہ صورتحال سے نمٹنے کا یہی واحد حل ہے۔ میں کنان کو راضی کر لوں گا۔ انکل وحید کا اصرار بڑھا، مگر پاپا نہیں مانے۔ ان باتوں سے بے خبر کنان شاید تباہ بلال سے ناراض تھا۔ وکاس پاپا کے آفس میں کمپیوٹر سیکشن میں کام کرتا تھا۔ اپنے کام سے بے حد مخلص تھا۔ پاپا کو وکاس اچھا لگتا تھا۔ اس دن جب وہ گھر پاپا کی عیادت کو آیا تو پاپا کو یہی خیال آیا کہ وکاس لاریب کے لیے بہتر رہے گا۔ اس کا تعلق مڈل کلاس سے تھا اور پاپا کے تجزیے کے مطابق بڑا محنتی اور خوددار تھا۔ ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اکیلا رہتا تھا۔ پاپا کو وہ نجات دہندہ لگا، سو انہوں نے لاریب کی بھول بتا کر اسے شادی کی آفر کی۔ پرکشش مراعات کے ساتھ وکاس نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے ہاں کر دی اور گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سادگی سے نکاح ہونا قرار پایا تھا۔ ماما لاریب کو اطلاع دے کر جا چکی تھی اور اتباع بلال تحیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنی پسند پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنے والی لاریب واجبی سی شکل و صورت والے وکاس کی ہم سفری کی خبر پا کر خاموش تھی۔ تم چپ کیوں ہو لاریب؟ پلیز چیخو چلاؤ، تمہاری یہ خاموشی مجھے ڈرا رہی ہے۔ اس نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ اب سارے ڈر ختم ہو گئے تابی۔ جس وقت ڈرنا چاہیے تھا تب ڈر نہیں لگا۔ اب تو سب کچھ کھو دیا میں نے۔ میرے جانے کے بعد ماما اور پاپا سے کہنا کہ مجھے معاف کر دیں۔ نہ جانے میں کیوں تمہاری طرح اچھی بیٹی نہ بن سکی۔ تم بہت اچھی ہو۔ ماما پاپا نے تمہیں جس کام سے روکا تم نے وہ کام چھوڑ دیا اور میں وہی کام کرتی رہی۔ میں ان سے معافی نہیں مانگوں گی، خودکشی بھی نہیں کروں گی، کیونکہ میں خود کو پل پل مرتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں لاریب بلال جو ناپسندیدہ چیزوں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اب ان کے درمیان رہوں گی کہ یہی میری نفس پرستی کی سزا ہے۔ بہت دنوں بعد کھل کے بولی تھی۔ وہ اسے تعصب سے دیکھتی رہ گئی۔ نفس پرستی؟ اس کا جی چاہا کہ جمی کا گلا دبا دے۔ وہی تو تھا جس نے ایک لڑکی کو راستے کی دھول بنا دیا تھا۔ چند لوگوں کی موجودگی میں نکاح کا فریضہ انجام دیا گیا تھا۔ وکاس چند دوستوں کے ساتھ آیا۔ انکل وحید، آنٹی سونیا کے نان شائن لمحوں میں پیش تھے۔ اتباع بلال گم سوم ساری کاروائی دیکھ رہی تھی۔ اس رشتے سے خوش تو کوئی بھی نہیں تھا، بس ایک مجبوری کا سودا تھا جو بر وقت نہ ہوتا تو خسارہ بھی سہنا پڑتا۔ لاریب کے وجود میں قیامت کی سی خاموشی تھی۔ اس کی آنکھیں بنجر تھی، لب سوکھے، جسم لاغر ہو چکا تھا۔ چند مہینوں سے اس کی ساری شادابی چھین لی تھی۔ پچھتاوا ایسا خطرناک مرض ہے جو دیمک کی طرح انسان کو چاٹ جاتا ہے۔ وہ رخصت ہو گئی اور اتباع مما کے گلے لگ کر یوں روئی جیسے بلال سسرال، لاریب سسرال نہیں ابدی سفر کو سدھار رہی ہو۔
وہ رخصت ہوकर وقاص کے گھر آ گئی۔ 2 کمروں کے مکان میں قابل استعمال چیزیں کچھ بھی نہیں تھیں، صرف یہیں تک بات ہوتی تو گزارا ہو سکتا تھا۔ وقاص نے دن بدن اس پہ زمین تنگ کرنا شروع کر دی۔ وقاص ایک دوگلے شخص کا نام تھا، دنیا کی نظروں میں نیک سیرت، نیک نام انسان تھا، جبکہ گھر میں وہ وحشی جانور بن جاتا تھا۔ ہرس، زر اور زن میں مبتلا تھا۔ لاریب سے شادی کا فیصلہ میراث کے چکر میں تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں۔ پاپا نے اچھی خاصی جائیداد کی آفر کی تھی، مگر لاریب کے فارغ ہونے کے بعد پاپا کی دور اندیشی کام آ گئی، ورنہ جائیداد اپنے نام کروانے کے اگلے روز ہی وہ لاریب سے گلو خلاصی حاصل کر لیتا، مگر اب مجبوراً انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اس نے لاریب کو بتا دیا تھا کہ اس نے شادی صرف جائیداد کے لیے کی ہے۔ بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھا، مگر وقاص نے اس کی حالت کی پرواہ کیے بنا اسے خوب تنگ کیا تھا۔ چند ہی روز میں اس پہ کھل گیا کہ کس کماش کا شخص تھا۔ جب چاہتا اسے دھنک کے رکھ دیتا، گالیاں اور جمی کا نام لے لے کر اسے ٹارچر کرتا۔ پھولوں کی طرح پلی بڑی لاریب خاموشی سے اس کا ہر ظلم سہتی تھی۔ وقاص کے اصرار پہ اسے میکی جانا پڑتا تھا تاکہ وہ سب اچھا ہے کی رپورٹ پیش کر کے آئے اور مما پاپا کی نظر میں اچھا بنا رہے۔ وہ دھمکی نہ دیتا تبھی وہ انہیں کچھ نہ بتاتی۔ اتباع ہر بار اسے دیکھ کر رونے لگتی تھی، بھلے وہ زبان سے نہیں کہتی تھی، مگر اتباع جو لاریب سے سدا دور رہی تھی، ایک ہاتھ سے نے اسے اس کی روح تک رسائی کروا دی تھی۔ ماما اور پاپا بیٹی کی دو گردوں حالت سے آشنا تھے۔ وقت کا تقاضا یہی تھا کہ خاموش رہا جائے۔ دونوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ لاریب کے فارغ ہونے کے بعد اسے وقاص نامی حیوان سے نجات دلا دیں گے۔ فون کی بیل بجی تھی۔ بے دلی سے چائے کی سپ لیتی مما نے اسے اٹھنے سے روکا۔ انہوں نے فون ریسیو کر لیا تھا۔ جی ہاں، یہ بلال صاحب کا گھر ہے، آپ کون ہیں؟ استفسار کر رہی تھی۔ پاپا اور اس کی نظریں بھی مما پر ٹکی ہوئی تھیں۔ آپ وقاص کے پڑوسی بول رہے ہیں؟ کیا ہوا لاریب کو؟ دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا گیا تھا، مما چکرا کر گر پڑی۔ ماما، وہ حواس باختہ پکارتے چیر پیچھے دھکیل کر بھاگی۔ پاپا بھی مما کی طرف بڑھے۔ ماما گال پر تھپکی دیتے بار بار انہیں پکار رہی تھی۔ پاپا نے عجلت میں جھولتا رسیور تھام لیا۔ دوسری طرف سعید صاحب تھے، وقاص کے پڑوسی، جنہیں پاپا نے اپنا نمبر دیا تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو انہیں کال کر لیا جائے۔ جو خبر سن کر ماما ہوش سے بیگانہ ہو گئی تھی، پاپا بھی اسے سن کر ساکت رہ گئے۔ پاپا، مما ہوش میں نہیں آ رہی، اس نے روحان سے لہجے میں کہتے پاپا کا چہرہ دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ وہ ضبط کی آخری منزل پر نظر آئے۔ کس کا فون تھا؟ لاریب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کا دل غیر معمولی انداز میں دھڑکنے لگا۔ میں تمہاری مما کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہوں، تم جا کر انکل وحید وغیرہ کو بولو ہمیں لاریب کی آخری رسومات ادا کرنے جانا ہے۔ پاپا کے آنسو آرزوں پر لڑک آئے۔ آخری رسومات؟ اس نے زیر لب دہرایا، پھر در و دیوار اس کی چیخ سے لرز اٹھے۔ پاپا عجیب بے یقینی سی تھی۔ ہاں بیٹا، لاریب ہمیں چھوڑ گئی۔ اگلے لمحے پاپا کے سینے سے لگ گئی۔ پاپا کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ ملازم نے صورتحال دیکھی تو بھاگ کر انکل وحید کو خبر کرایا۔ تینوں بھاگے چلے آئے۔ یہ خبر سب کے لیے شاکنگ تھی۔ مما اور اتباع کو مشکلوں سے ہوش میں لایا گیا تھا۔ وہ سب وقاص کے گھر چل دیے۔ ہر بار کی طرح وقاص نے لاریب کو زود و کوب کیا تھا۔ ہر بار اس کی مار چپ کر کے کھا لیتی تھی اور زخموں کو سکائی کرتی رہتی۔ کل اسے اندرونی چوٹیں آ گئی تھیں۔ وہ ہاسپٹل جانے کے لیے کہہ رہی تھی اور اس بے ضمیر شخص نے اسے اس حال میں بھی نہیں بخشا۔ رات بھر تڑپتی رہی۔ صبح تک اس کا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ وقاص نے اسے اس حالت میں دیکھا تو ڈر گیا۔ اسے ہاسپٹل لے جاتا تو کیس بن سکتا تھا۔ جسم پر چوٹ اور نیل کے نشانات تھے۔ وہ گھر سے بھاگ نکلا اور لاریب میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پڑوس سے کسی کو مدد کے لیے ہی بلا لیتی۔ زہر جسم میں بڑی تیزی سے سرایت کر چکا تھا۔ وہ سسک سسک کے مر گئی۔ سعید صاحب کی بیگم کبھی کبھی لاریب کی خبر گیری کو آ جاتی تھیں۔ صبح جب اسے مردہ حالت میں دیکھا تو فوراً فون کھڑکا دیا۔ سفید کفن میں لاریب ابدی نیند سو رہی تھی۔ پاپا غم سے نڈھال تھے۔ مما بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ بے تحاشا روتی اتباع یک ٹک اس کا نیلا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا لاریب کا چہرہ اس کی طرف گھوما ہے اور وہ کہہ رہی ہے، لڑکیوں، آزادی اور انجوائمنٹ کا کبھی غلط فائدہ مت اٹھانا، اپنے ماں باپ کا سر مت جھکانا، لٹیروں کے بازار میں عزت و آبرو نہ گنوانا، محبت کے نام پر حوث کی بھینٹ مت چڑھ جانا، ورنہ پھر تمہارا حال بھی میرے جیسا ہوگا۔ معصوم لڑکیوں، اپنی عزت و کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ انمول ہے۔ دن پہ دن گزر گئے۔ گھر میں مردنی چھائی ہوئی تھی۔ وقاص ہنوز روپوش تھا۔ پاپا نے نیروبی نانا جی کو فون کر کے پاکستان لوٹ آنے کی التجا کی تھی۔ کیسر نے بزنس وائنڈ اپ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا اور نانا جی کا ارادہ مستقل پاکستان میں رہنے کا تھا۔ لاریب کے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی اور اس کی موت سے وہ دونوں لا علم تھے۔
सीधे सपाट और पथरीले रास्तों पे चलने का नाम ही ज़िंदगी है। जिसके कदम डगमगाए वो लुक़्मा अजल बन जाता है। रफ्ता रफ्ता सभी ज़िंदगी की तरफ लौट रहे थे। अंकल वहीद की फैमिली ने एक बार फिर भरपूर साथ दिया था। कभी कभी पापा खलिश महसूस करते थे कि अगर वो अंकल वहीद की बात मानकर लारेबी ने सौंप देते तो शायद आज वो ज़िंदा रहती। मगर किस्मत के आगे तो यकीनन सब बेबस हैं। वो मारे बांधे फाइनल सेमेस्टर के पेपर्स दे रही थी। अभी वो ड्राइंग रूम के दरवाजे तक पहुंची थी कि इसने सुना वहीद अंकल इसकी और कन्नान की शादी की बात कर रहे हैं। इसने पूरी बात भी ना सुनी और तनतनाते हुए इसके घर जा पहुंची। वो इसे लॉन में ही मिल गया। स्नूकर क्लब जाने को निकल रहा था। इसे गुस्से में आते देखकर ठिठक गया। लारेब से शादी वाली बात से वो इससे नाराज़ थी। इसने कई बार इसे मनाना चाहा था। इसके हिसाब से नाराज़ तो इसे होना चाहिए था, उल्टा वही नाराज़ हो गई थी। इतनी लंबी नाराज़गी उनके दरमियान कभी नहीं रही थी। चंद महीनों से इसने इत्तबा में बहुत ज़्यादा तब्दीली देखी थी कि नान शाह मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अपनी भूरी आंखें इसके डार्क ग्रे आंखों में डाले वो गोया थी। क्यों? अगरचे वो अंदर से मुंतशिर था मगर ख़ुद को कंट्रोल करना इसे आता था। मेरी मर्ज़ी, फिर किससे करोगी? वो इसे बगौर देख रहा था। इस वक्त इसके सामने एक नई इत्तबा बिलाल थी जिसे वो नहीं जानता था, किसी से भी नहीं। क्योंकि मुझे मर्दों से नफ़रत हो गई है। जिम्मी वो मर्द था जिसने लारेब को ख़राब किया। तुम वो मर्द हो जिसने लारेब से शादी नहीं की। अगर तुम कर लेते तो वो नहीं मरती। वकास वो मर्द है जिसे हैवान कहना ज़्यादा मुनासिब है। तुम मर्दों ने मेरी नज़रों में इज़्ज़त खो दी है। वो इतनी बदगुमान नज़र आ रही थी कि चंद सानियों को वो खामोश रह गया। मैं सिर्फ तुमसे शादी करूँगा, यह कसम बहुत पहले खाई थी। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, संजीदगी से इजहार कर रहा था। एक जीती जागती लड़की जान से गुजर गई। तुम अपनी कसम ही निभाते रहे। मजाक उड़ाने वाले लहजे में गोया थी। नफ़रत की कितनी चिंगारियाँ इसने कन्नान शाह के चेहरे की तरफ उड़ाईं। एक मर्द चाहत मोहब्बत की बात कर रहा है। जिम्मी ने भी ऐसे लफ्ज़ों के जाल बुन कर लारेब को फंसाया होगा और अब तुम वही चाल मुझ पर आजमाना चाह रहे हो। कितने घटिया हो तुम मर्द। कितनी बेदर्दी से वो इसके जज्बों को पैरों तले रोंद रही थी। इसे ज़रा एहसास नहीं हुआ। वो तड़प उठा। फगाट से ताबी, इतना मत गिराओ। तुम्हें दुख है कि मैंने तुम्हारी बात मान कर लारेब से शादी नहीं की। मेरी सोचों दिल दिमाग में तुम रहती हो। लारेब को अपना कर मैं इसे खुश नहीं रख सकता था। मैंने कभी इसे इस नज़र से नहीं देखा था। सबसे बढ़कर तुम हकीकत से बेखबर हो। पहले मेरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम सुन लो। शादी तो मैं कभी भी नहीं करूँगी, ना तुमसे ना किसी और से। लहजा दो टोक था। दुनिया जिम्मी और वकास पे ही तो ख़त्म नहीं हो जाती। ब्रेन वाशिंग की अहमियत रखता था। इसकी बदगुमानी देखकर वो हकीकत से पर्दा उठाने का इरादा मुलतवी कर गया। वो इस वक्त शदीद गुस्से में थी। कुछ बाइद ना था। हकीकत जानकर इंतहाई कदम उठाने से भी दरेक ना करती। मेरी दुनिया लारेब के साथ ही ख़त्म हो चुकी है। मुझ में इतना कुछ बर्दाश्त करने का स्टेमिना नहीं। तुम्हारा क्या है? हो तो मर्द ज़ात, कल को बदल गए तो मैं क्या करूँगी? इस पर पत्थर बरसाते वो भूल गई थी कि वो कन्नान शाह है, इसका बचपन का साथी। याद था तो सिर्फ इतना कि वो मर्द है और बस। आजमा लो। वो पुरसकून था। गुस्से की बजाय इसे सिर्फ दुख हो रहा था कि वो इसे बेदबार समझ रही है। इस दुख से बढ़कर भी जो दुख था वो इत्तबा बिलाल का मुंतशिर वजूद था। लारेब वाले किस्से ने इसे मुंतशिर कर दिया था। क्या कर सकते हो? इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट पे इसके दिल पे चोट पड़ी मगर जब्त कर गया। चांद तारे तोड़ लाने के अलावा सब कुछ, क्योंकि ये काम हकीकतन बहुत मुश्किल है। कभी पहले का शरारत में कहा गया जुमला संजीदगी से दोहराया। दूर रह सकोगे मुझसे? कितना अरसा? इससे दूर रहने का ख्याल ही सुहाने रूह था मगर दिल कड़ा करके इस्तफसार किया। 3 साल। 3 साल। इसका दम अटकने लगा जबकि वो मजाक उड़ाने वाले लहजे में बोल रही थी। ज़्यादा लंबा अरसा नहीं है। इसके बाद जो तुम कहोगे वही होगा। लेकिन मुझे पता है तुम इस आजमाइश पे पूरे नहीं उतरोगे। मर्द गुजरी औरत को 3 दिन याद नहीं रखता। तुम्हें तो फिर भी 3 साल का वक्त दिया है। 3 साल बाद तुम्हारी सोच दिल दिमाग से इत्तबा बिलाल यूँ निकल जाएगी कि तुम्हें खबर भी ना होगी। ये हो नहीं सकता। इसका लहजा अटल था। तुम भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, देख लेंगे। इस्तेज़ाई अंदाज में कहकर वो चली गई थी। कन्नान शाह कितनी देर खड़ा इसके लफ्ज़ों की बाज गश्त सुनता रहा। अगले रोज़ मम्मा ने बताया कि कन्नान शाह घर छोड़ गया है। मम्मा ने इससे कोई बास पोर्स नहीं की मगर उनके देखने का अंदाज़ बता रहा था कि कन्नान शाह ने बाखबर कर गया है। इसने इस खबर को यूँ सुना जैसे कोई आम बात हो, फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। नाना जी और कैसर पाकिस्तान शिफ्ट हो चुके थे। इन्हें लारेब के साने की खबर हुई तो दोनों साकित ही रह गए। आप हमारे पास रहें बाबा। बुज़ुर्गों की ज़रूरत घर में कितनी है इसका अंदाज़ा हमें हो गया है। आपकी तजुर्बेकार बातें हमें ज़िंदगी गुजारने का ढंग सिखाती हैं। मेरे माँ बाप तो अल्लाह के पास चले गए। आप हमारे पास रहें।
पापा नाना जी से रिक्कत आमेज अंदाज में गोया थे। लारेब को याद करती तबा बिलाल रोने लगी तो कैसर ने इसे साथ लगा दिया। इसकी आंखों में भी नमी थी। नाना जी और कैसर के आ जाने से घर में रौनक आ गई थी। मम्मा पापा के लबों पर भी मुस्कुराहट खेलने लगी। पापा को घर बिठाकर कैसर ने पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल कर ली तो मम्मा को कैसर की शादी की फ़िक्र सताने लगी। इस्तफसार पे कैसर ने लड़की के इंतखाब का हक मामा को ही दे दिया। सो मामा और आंटी सोनिया आजकल अपने सर्कल में लड़की ढूंढ रही थी। अंकल वहीद और आंटी सोनिया का मोहब्बत भरा अंदाज हमेशा सा था। उन्होंने इसे कभी नहीं जिताया कि इसके बाइस उनका बेटा दूर हो गया। इसने महसूस किया था इसके सामने कोई भी कन्नान का नाम नहीं लेता था। अगर कभी बेख्तियारी में इसका जिक्र निकल जाता तो सब एक पल को खामोश हो जाते, जैसे न जाने क्या हो गया हो। वो मास्टर्स की फ़ाइनल ईयर में आ गई थी। पहली भी रस्म व रवा ना होने के बराबर थी। अब तो वो इनकी मौजूदगी से ही खाइफ रहती थी। पापा के साथ वक्त गुजारते, मम्मा से कैसर के लिए देखी जाने वाली लड़की के मुतालिक जानते, कैसर को छेड़ते, नाना जी से हिस्ट्री की बातें सुनते, अंकल वहीद और आंटी सोनिया की कंपनी एंजॉय करते। बज़ाहिर दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे, मगर कहीं कुछ कमी थी। एक खला था जो बराबर बढ़े जा रहा था। हंसते हंसते वो एकदम से चुप हो जाती थी, जैसे अंदर कोई चीज़ चुभी हो। शिकवा कना निगाहें उसके अंदर शोर मचाने लगी थी। किसी को दर्द के समंदर में छोड़कर वो शाद तो नहीं रह सकती थी। ज़ियादती का एहसास सर उठाता फिर से बेहिस बन जाती। आंटी सोनिया और मम्मा की कोशिश रंग ले आई और सीमी कैसर का नसीब बन गई। नाजुक अंदाम और दिलकश मुस्कुराहट वाली सीमी इसे भी पसंद आई थी। शादी बड़े ज़बरदस्त तरीके से हुई थी। रंग, खुशबू, हिना, हंसी, शरारतें, रौनक, हर एक चीज़ थी। मगर इसे शादी बड़ी बेरंग सी लग रही थी। अकलौते भाई की शादी थी, सभी कुछ तो था, मगर एक शख्स के जमाल की रोशनी न होने के बाइस इसे सब उजाड़ और वीरान लग रहा था। सब बेरंगो बेबू था। वक्त का पहिया चला जा रहा था। इसका मास्टर कंप्लीट हो गया। इन्हीं दिनों सीमी के आगोश में जुड़वा में शल और नोमी आ गए तो घर मुकम्मल लगने लगा। इन नन्हे फरिश्तों ने सबको फिर से खिलखिलाने पर मजबूर कर दिया था। उस दिन वो एग्जीबिशन में गई तो 1.5 साल के बाद इसे कन्नान शाह नज़र आया। वो एक तरहदार हसीना के साथ था। इसे इस हसीना की शक्ल जानी पहचानी लगी, मगर याद ना आया कि इसे कहाँ देखा है। वो इसे पहले से ज़्यादा हैंडसम लगा। इसकी नज़र इस पर पड़ने से पहले वापस लौट आई थी। एक बार फिर वो लड़की और कन्नान शाह इसे नज़र आया। आर्ट्स कौंसिल में आलमी मुशायरे का इनेकाद हुआ था। कैसर और सीमी ने इसरार किया तो वो इनके साथ चली आई। कन्नान शाह इसी लड़की के साथ नज़र आया था और रुख मोड़े बैठ गई। ताबी देखो, वो टीवी एक्ट्रेस मिनाइल है ना। इसे टहोका देते सीमी ने ब्लैक कपड़ों में मलबूस इस लड़की की तरफ इशारा किया जिसे पहले भी वो कन्नान के साथ देख चुकी थी। हो सकता है मैं ड्रामे शौक से कहाँ देखती हूँ, शक्ल तो जानी पहचानी लग रही है, शायद कभी सरसरी नज़र पड़ी हो। इसने रुख मोड़ लिया। ये 100% मिनाइल है। क्या गज़ब की एक्टिंग करती है। स्क्रीन से ज़्यादा तो हकीकत में खूबसूरत है। कैसर आखिर में इससे मिलने चलेंगे। तबसरा करते सीमी ने कैसर से हामी भरवा ली। मुशायरे के इख्तिताम पर सीमी और कैसर मिनाइल को ढूंढने लगे। शायद वो चली गई थी। 2 रोज़ बाद न्यूज़पेपर में इसकी नज़रों से एक न्यूज़ गुजरी। शाह इंटरप्राइजेज़ के रूह रवां कन्नान शाह आजकल मारूफ टीवी एक्ट्रेस मिनाइल का बंगला इंटीरियर करते, शायद उनकी ज़िंदगी को भी नए रंगों से सजाने की ख्वाहिशमंद हैं। दोनों कई मकामात पर इकट्ठे देखे गए। इसने अखबार नफ़रत से फेंक दिया। हँ, कन्नान शाह कितने ज़ोम से कह गए थे आज़मा लो, बस हार गए ना। बोरियत से बचने के लिए इसने एमफिल करने का इरादा कर लिया। आंटी सोनिया, मम्मा और सीमी शॉपिंग के लिए गई हुई थी। उन्होंने इसे भी साथ चलने को कहा था, मगर इसने माजरत कर ली और मिशेल और नोमी को अपने पास रख लिया। वो इससे बहुत मानूस थे। वो दोनों सो रहे थे। अंकल वहीद और पापा अंदर थे। वो बच्चों के पास ही लेट कर मैगज़ीन पढ़ रही थी जब वॉचमैन ने इसे गुमनाम लिफाफा कोरियर सर्विस की रसीद ला कर दी। साइन करके इसने वॉचमैन को टरखाया था। वो सोच रही थी कि गुमनाम लिफाफा इसे कौन भेज सकता है। लिफाफे में भेजने वाले के कोई आसार नहीं थे। लिफाफा चाक करने पे अंदर से रेड फूलों का दीदा जेब कार्ड बरामद हुआ था, जिसकी पेशानी पे आई जस्ट वांट दर्ज था। इसका दिल बड़े ज़ोर से धड़का था। इसने हैरान होकर कार्ड खोला। अंदर ना इसका नाम था और ना पता। अंदर मौजूद नज़म पे इसकी नज़र पड़ी तो वो कांप गई। ये मोतियों जैसी हैंड राइटिंग वो हज़ारों राइटिंग में पहचान सकती थी। इसकी चीख निकल गई थी, जिससे डर कर 1.5 साला नौमी उठकर रोने लगा था। टेबल कैलेंडर एहसास दिला रहा था कि 3 साल बीत गए। इस शख्स ने याद दिलाने को कार्ड भेजा है और वो कितना साबित कदम है। नौमी को हौले हौले थपकते इसने दूर फेंकते कार्ड को डरते डरते देखा।
फिर उठकर कार्ड को दराज में डालकर लॉक कर दी। दराज के अंदर मौजूद कार्ड चीख चीख कर कह रहा था, आई जस्ट वांट। किसी के झिंझोड़ने से इसकी आंख खुली थी। इसने मूंदी मूंदी आंखें खोली। सीमी इस पे झुकी हुई थी। लड़की, ये कोई सोने का टाइम है? उठो, खाने पे तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। उठते हुए इसने बाल समेटे। टाइम क्या हो रहा है? हवास बहाल होते इसे कार्ड का ध्यान आ गया। इसने डरते डरते दराज की तरफ देखा। इसे लगा बेजान कार्ड हौले से मुस्कुराया हो। इसने नज़र फेर ली। सोचते सोचते जाने कब वो सो गई थी। 9 बज रहे हैं। हम शॉपिंग से आए तो देखा तुम गहरी नींद में थी। तबीयत तो ठीक है ना? सीमी प्यारी सी लड़की थी। भाभी वाली आदतें इसमें मफकूद थी। दोनों दोस्तों की तरह रहती थी। ठीक हूँ यार, आप चले, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। डाइनिंग हॉल से बातों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। अंकल वहीद और आंटी सोनिया की आवाज़ नुमायाँ थी। सबकी आवाज़ में खुशी पन्हा थी। वह अपनी धुन में चली आ रही थी कि एकदम से उसके कदम एक दूसरे से उलझ गए। अरे संभल कर, सब ने एक साथ टोका। किन्नान शाह ने निचला लब दांतों तले दबाए मुस्कुराते रहने का फरीज़ा अंजाम दिया। शाम को इसका कार्ड मिला और वो भी टपक भी गया। इसकी आमद का इसे गुमान तक नहीं था। इस वक्त कुछ सोचने की पोजीशन में भी नहीं थी। उलझी उलझी सी बैठी गई। इसने घूर कर सीमी को देखा। वही इसे बता देती कि किन्नान आया तो वो डाइनिंग रूम में कभी ना आती। भाभी की गलती नहीं है, मैंने इन्हें मना किया था। अगर भाभी बता देती तो तुम्हारा ये तहय्युर भरा हसीन रूप, तुम्हारी लड़खड़ाहट कैसे देखता। इसके बराबर बैठा नज़दीकी का फ़ायदा उठाकर वो सबकी मौजूदगी में सरगोशी कर रहा था। वो सबसे पहले फारिग होकर उठ गई। ताबी मैं काफ़ी बना रही हूँ, तुम पियोगी? सीमी के इस्तफसार पर इसने नफ़ी में सर हिलाया और अपने बेडरूम में चली गई। काफ़ी देर हो गई थी मगर उनकी आवाज़ें इस बात का ऐलान कर रही थी कि वो लोग अभी मौजूद हैं। दस्तक देकर मामा, पापा और कैसर उसके बेडरूम में दाखिल हुए। इन्हें साथ देकर उसके अंदर ख़तरे की घंटी बज उठी। पापा ने ठहरे लहजे में गुफ्तगू का आगाज़ किया। ताबी बेटे, तुम्हारी लाइफ बड़ी मतवाज़ी जा रही है। लारेब वाले सान्हे ने तुम्हारे अंदर मर्दों के ख़िलाफ़ नफ़रत भर दी। तुमने नॉर्मल बिहेव करना छोड़ दिया। मैं मानता हूँ 2 मर्दों ने हमारी लारेब को हमसे छीन लिया। हम हकीकत पसंदी से जायज़ा लें तो कसूर लारेब का ही था। मर्द जौंक की तरह खून चूस लेता है। क्या ही अच्छा हो हम इसे मौका ही ना दें। लारेब ने अपने किए की सज़ा पाई। अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ़ करके इसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। पापा की आवाज़ एक लम्हे को बंद हो गई। मम्मा ने चुपके से आंखें रगड़ीं। वो सर झुकाए पापा की बात सुन रही थी। ख़ुद को संभाल कर पापा फिर गोया हुए। तुम मर्दों से नफ़रत करने लगी, ये तुम्हारा ख्याल है। तुम सिर्फ जिम्मी और वकास से नफ़रत करती हो। सारे मर्दों से करती तो मुझसे, वहीद से, अपने नाना जी और कैसर से भी नफ़रत करती। तुमने कन्नान से भी इसी नफ़रत का इजहार किया और 3 साल शर्त पेश की। हमने इसे रोकने की कोशिश की थी। इसने एक जुमला कहा, इंशाल्लाह सुरखरू होकर लौटूंगा। किसी के साबित कदम रहने को 3 साल कम नहीं होते। यहाँ लोग पल भर में बदल जाते हैं। तुम तो किन्नान शाह को जानती हो, बचपन साथ गुजारा है। हमने कभी तुम्हें इससे मेल जोल से बाज रखने को नहीं कहा, क्योंकि हम जानते हैं ही इज़ द बेस्ट। हमारा घर इंटीरियर करते वक्त किन्नान शाह ने कहा था वो मुँह मांगी चीज़ वसूल करेगा। इसने तुम्हें मांगा था। तब हमने किन्नान को हकीकत से आगाह कर दिया कि जब तुम 6 माह और किन्नान 7 साल का था, तब वहीद ने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। मैंने इसी वक्त तुम दोनों का निकाह करवा दिया था। इत्तबा बिलाल ठिठक कर सबके चेहरे देखने लगी। तुम्हें हकीकत से बेखबर रखने को कन्नी नहीं कहा था। वो ख़ुद सरप्राइज़ देना चाहता था मगर लारेब वाले सान्हे ने इसे मोहलत ना दी। वहीद ने एक बार फिर आला ज़रफ़ी का सबूत दिया और किन्नान की शादी लारेब से करने की ख्वाहिश की। मैं तुम दोनों को अलग नहीं कर सकता था। जब किन्नान ने लारेब से शादी पर तुम्हारी बात ना मानी तो तुमने 3 साल की शर्त पेश कर दी। तुम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो। अब जब वो सुरखरू हो गया तो इसने एक बार फिर दस्ते सवाल फैला दिया। बताओ मैं इसे क्या जवाब दूँ? पापा सारी हकीकतों से पर्दा उठाते चले गए। वो सुन बैठी रह गई। इसे खुद एहसास था कि वो जिम्मी और वकास से नफ़रत करती है, क्योंकि वो काबिल नफरीन थे। बेचारा किन्नान शाह तो यूं ही लपेट में आ गया। इसे ज़्यादा गुस्सा लारेब से शादी ना करने का था। अब जब खबर हुई तो इसकी आंखें झुक गईं। गो के 3 साल पहले यही हकीकत किन्नान ने इसे बताना चाहिए थी, मगर लफ्ज़ दिल में ना उतर सके। दिल में उतरने का मौसम तो अब आया था। तुम सोच लो फिर जवाब दे देना। इसके झुके सर को देखते हुए वो दोनों कमरे से निकल गए। अब सिर्फ वो और कैसर रह गए थे। ताबी किन्नान शाह से मैं पहले भी कई बार मिल चुका हूँ। पापा ने जब बताया कि तुम उससे जुड़ी हुई हो तब मुझे खुशी हुई थी। तुम्हारा लाइफ पार्टनर किन्नान शाह से बेहतर मुझे कोई और नहीं लगा। तुम दोनों के बीच की बातें भी जानता था। तुम्हारी तरह मैं भी उसे सुरखरू देखने का मुतमन्नी था। एक बहन को खो देने के बाद दूसरी को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं जब भी किन्नान शाह से मिला हूँ इसे तुम्हारी बातें करते सुना है। तुमने इसके साथ सारा बचपन गुजारा है।
तुम दोनों को एक दूसरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तुम दोनों अलग होकर भी खुश नहीं रह सकोगे। अपने अंदर के रंगों को पहचानो और फैसला करने में देर ना लगाओ। तुम्हारे लिए कन्नान शाह बेहतरीन है। कैसर भी कमरे से निकल गया था। वो अब अकेली रह गई। इतने बड़े इंकशाफ पे सुन बैठी थी। तो ये वजह थी। वो इससे किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होना चाहता था। सब जानते हुए भी इसने सज़ा झेल ली। चाहता तो ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाकर इसका दिमाग दुरुस्त कर देता। सब सोने जा चुके थे। चार सुगहरी खामोशी तारी थी। कमरे में घुटन होने लगी तो वो निकल आई। इसका रुख लॉन की तरफ था। वो लॉन की सीढ़ियों पर बैठ के गुमसुम चुपचाप दूर उफक पे चमकते चांद इसके हाले को देख रही थी। चांद और हाला एक दूसरे के बिना अधूरे थे, बिल्कुल इस तरह जैसे वो अधूरी थी कन्नान शाह के बगैर। कहीं तुम मेरे बारे में तो नहीं सोच रही? वो बेतरह चौंक गई। ब्लैक जीन्स, ब्लैक शर्ट में डार्क ग्रे जैकेट पहने, कॉफ़ी के 2 मग लिए, न जाने कब वो इसके साथ सीढ़ी पर आ बैठा था। नज़र फेंक कर इसने नफ़ी में सर हिलाया। दिल सर पर दौड़ने लगा था। महसूसात में ऐसा तलातुम कभी बर्पा नहीं हुआ था। ये इंकशाफ कि वो इसका शरई महरम है, इस पर कानूनी हक रखता। इसे सर से पाँव तक हिला गया। इसने कॉफ़ी का मग इसकी तरह बढ़ाया मगर इसने थाम लिया। इसने मग नहीं छोड़ा। अब सोचना शुरू कर दो। बेहद मुस्कुराते हुए इसने मग इसे थमा दिया। चंद सानिये उनके दरमियान खामोशी रही। वो कॉफ़ी के सिप लेता रहा। खामोशी से बौखलाते हुए तबा बिलाल ने सिप लिया। बेख्तियार उसके मुंह से निकला, फ्रेश क्रीम के साथ। कॉफ़ी तुम पीते हो, मैं नहीं। 3 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं। 1095 दिन पर मुश्तमिल ये 3 साल खासे लंबे थे। तुमने मेरी पसंद नापसंद को फरामोश नहीं किया। लहजा जिताता हुआ था। वो नज़रें मग पे जमाई बैठी रही। किसी कदर फीकी पड़ गई थी। वो गहरी नज़रों से इसके नकोश जांच रहा था। खिफ़्फ़त में डूबा सुर्ख चेहरा इसके बेहद नज़दीक था। मैं तुम्हें शर्मसार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हें शर्मिंदा होता देख ही नहीं सकता। मगर तुमने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। मुझे मेरी मोहब्बत, हमारे दरमियान मौजूद खूबसूरत रिश्ते को समझे बिना तुमने मुझे बेदबार कर दिया। तेज़ लहजे में कहते इसका शाना पकड़कर झटके से उसका रुख अपनी तरफ किया। थोड़ी सी कॉफ़ी छलक गई। सहमे सहमे अंदाज में वो इसकी डार्क ग्रे आंखों में देखने लगी। चांद सितारे तोड़ लाने से भी मुश्किल शर्त पेश की थी तुमने। मुझे तुमसे एक पल की जुदाई भी गवारा नहीं होती थी। महसूस कर सकती हो कि मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी इस वक्त तुम्हारे फ़ैसले से। 30 साल की भी शर्त पेश करती, मैं फिर भी सुरखरू होता। कोई सुरखरू वरखरू नहीं हुए आप। गुस्से में आगे इसकी बात का तय कर दी। मैंने खुद से दूर रहने को कहा था, तो ये नहीं कहा था कि मिनाइल के साथ सड़कें नापें। लहजा बिगाड़ के बोली। वो तहय्युर से इसे देख रहा था। मुस्कुराहट बिजली की तरह लबों पे कूंद गई। इसकी जेलस सूरत लुत्फ देने लगी। तुमने मिलने पे पाबंदी लगा दी तो मिनाइल मिल गई। मैंने भी कहा नॉट बैड। लौटना तो तुम्हारे पास ही था। थोड़ा वक्त मिनाइल के साथ खुशगवार हो गया तो क्या हुआ? वो परवीन शाकिर ने भी कहा है ना, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हरजाई की। इसने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ शेर पढ़ा। भाड़ में जाए ऐसा हरजाई। 900 चूहे खाकर कोई मेरे पास आएगा तो मैं इसे कबूल नहीं करूँगी। वो बेसाख्ता कहकहा लगा बैठा। वो कीना तोज़ नज़रों से इसे देख रही थी। इस पे बेसाख्ता प्यार आ गया। यार यकीन कर लो, तुम्हारा हरजाई जैसे गया था वैसे ही आया है। न जाने इन आँखों में क्या था। पलकें लरजने लगी। इसने दिलचस्पी से इस मंज़र को देखा, फिर बात साफ करने को बोला। यू नो कि मीनाइल टीवी एक्ट्रेस है। अपने बंगले का इंटीरियर इसने मुझे सौंपा था इस इसरार के साथ कि मैं पर्सनल अटेंशन दूँ। बतौर इंटीरियर आर्किटेक्चर मैंने इस आर्डर को पूरा किया। उस दिन मैं एग्जीबिशन देखने गया था। इत्तफाकन मिनाइल भी मिल गई। 100 अशनाई पे हेलो हाई करनी पड़ी, जबकि तुम बदगुमान होकर फ़ौरन चली गई थी। वो बेहद चौंक गई। मैंने तुम्हें देख लिया था। पास इसलिए न आया कि शर्त की पासदारी थी। दूसरी बात, एक जगह मिनाइल की गाड़ी ख़राब हो गई थी, सो मेरे ज़मीर ने एक तन्हा लड़की को लिफ्ट दिए बगैर गुजरने से इनकार कर दिया और लिफ्ट दे दी। अगर जो मालूम होता कि सिग्नल पे काले शीशों से 2 ब्राउन आंखें घूरने लगेंगी तो इसे पिछले स्टॉप पर ही उतार देता। वो बेसाख्ता पहलू बदल गई। तुम्हारी गाड़ी को मैं लाखों में पहचान सकता हूँ, क्योंकि नंबर प्लेट याद है। इसके लबों पे बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई, जिसे इसने छुपा लिया मगर वो देख चुका था। आर्ट्स काउंसिल में तुम कैसर और भाभी के साथ थी। वहाँ भी मिनाइल को देखकर तुम खिसक गई। अब मैं क्या कर सकता था कि इसे भी शायरी से लगाव है और वो मुझसे पहले मौजूद थी। अगर ख़बर होती कि तुम भी आ रही हो तो बाई गॉड पहले ही भाग जाता। तुम्हारी तरह किसी बेवकूफ़ सहाफ़ी ने इन इत्तफाकात को स्कैंडलाइज कर दिया। अगले रोज़ मैंने मिनाइल को इसकी पेमेंट रिटर्न की, ये कहकर कि आपका काम करते करते मेरा काम तमाम हो जाएगा। जो लड़की अभी रुखसती को राज़ी नहीं हो रही वो मुझे रुखसती से पहले ही तलाक दे देगी।
दिलचस्प अंदाज़े गुफ्तगू इसे लुत्फ़ दे रहा था। कितना तरसी थी समाती से मधुर आवाज़ के लिए। इसके आने से पहले कितनी बेरंग थी दुनिया और अब हर रंग खिल उठा था। मुझे बेखबर क्यों रखा? नज़रें नीची और आवाज़ धीमी थी। वो इसके नरोठे अंदाज पे मुस्कुरा दिया। घर इंटीरियर करने के बाद जब मैंने मम्मा से कहा कि वो मुँह मांगी चीज़ मैंने अंकल से तुम्हें मेरे लिए मांग लें, तब मम्मा मुस्कुराती रही थी। मैं इनके मुस्कुराहट का मफ़हूम समझने से कासिर था। मम्मा मेरा हाथ थाम कर लाउंज में ले आईं। अंकल और आंटी भी वहीं विराजमान थे। फिर मुझ पे यह हसीन इंकशाफ हुआ कि जब मैं 7 साल का था तभी तो मेरे नाम लिखी जा चुकी थी। मैं खुशी से बेकाबू हो गया था। मैंने सबको मना कर दिया कि इस हकीकत से आशना तो मैं ख़ुद करूँगा, मगर फिर हालात ही बदल गए। लारेब के बायस जो तूफ़ान आया, इसने हमारे लबों से मुस्कुराहट छीन ली। चंद सानिये खामोशी तारी रही। कब से सोच रहे थे तुम ये बात? नीयत तो एक अरसे से ख़राब थी तुम पे। दिलकश मुस्कुराहट के साथ गोया था। इसकी मायने खेज़ बातें याद आईं तो वो बेसाख्ता क्या उठी। चीटर डाउन, रिमेंबर, जस्ट फॉर यू। वो इसे देखती रह गई। अपनी कॉफ़ी लो और मेरी वापस करो। इसने खामोशी से कॉफ़ी तब्दील कर ली। कॉफ़ी ठंडी हो गई है, इसने हौले से कहा। चलेगी, ठंडी हो गई तो क्या हुआ? जायका तो शानदार है। तुम जो घुल गई हो कॉफ़ी में। मैचिंग कलर में अच्छी लग रही हो। इस वक्त ब्लैक सूट और डार्क ग्रे और ब्लैक प्रिंटेड दुपट्टे में मलबूस अच्छी लग रही थी। इत्तबा बिलाल ने इसे देखा। ब्लैक जीन्स, शर्ट और डार्क ग्रे जैकेट में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। क्या जवाब में मैं भी तारीफ़ करूं? हौले से हंस दिया। जानता हूं तुम तारीफ़ करने में कितनी कंजूस हो। कर दो तो कोई मुज़ायका भी नहीं। वह हनूज़ मुस्कुरा रहा था। फजूल टाइम नहीं है मेरे पास। कार्ड मिला था। नज़म बहुत खूबसूरत है। एक मैगज़ीन से नकल की थी। बेसाख्ता हंस पड़ी। इसने भी साथ दिया। खाली मग ऊपर की सीढ़ी पे रखते इसने बगौर इसे देखा। ताबी, तुम्हें वो सब्ज़े से ढका मसनूई घर याद है जो तुम्हें बेहद अच्छा लगा था? इसने इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल वैसा ही घर मैंने पुरसकून गोशे में बनाया। कलर स्कीम वाइट ही रखी है। सब्ज़े ने पूरे घर को लपेट में ले रखा है। घर छोड़ने के बाद मैं सिडनी चला गया था। वहाँ से जो कुछ कमाया इससे एक घर बनाया। वो घर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें रोनमाई में देने को मेरे पास इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। हम हनीमून के लिए वहीं जाएंगे, ठीक है ना? इत्तबा खामोशी से इसे देख रही थी। कैसा शख्स था वो? बिना किसी गिले शिकवे के इस पर मोहब्बत निछावर कर रहा था। तुम्हें यकीन था कि मैं मान जाऊँगी? तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, ये मैं जानता हूँ। मर्दों के ख़िलाफ़ नफ़रत ने तुम्हारे दिल में मेरे लिए भी नफ़रत डाल दी। 3 साल की दूरी की सज़ा तुमने मेरे लिए नहीं, अपने लिए तजवीज़ की थी। मैं तुम्हारा मान, गरूर, फ़ख्र हूँ और जब तुमने मुझ पर शक किया तो इसकी सज़ा भी ख़ुद को दी। वो साकित बनी से देखती रही। जो बात इसके अंदर थी वो इसके लफ्ज़ों तक आ गई थी। इसकी आंखों में बगौर देखते इसका हाथ में लिए वो कार्ड वाली नज़्म पढ़ रहा था। ज़िंदगी की कज अदाई पर तबसरे सब फजूल होते हैं। अपनी अपनी बिसात है सबकी, अपने अपने असूल होते हैं। तुम ओहदों पे जान देते हो, हमसे भी प्यार करके देखो। कन्नान शाह का बाजू इसकी कमर के गिर्द हिसार कायम कर चुका था। इसका सर इसके शाने से जा लगा। इसकी सज़ा ख़त्म हो चुकी थी। कन्नान शाह बादल की तरह इस पर छा चुका था। एतबार का मौसम हम सफ़र था। एक साबित कदम जीवन साथी इसका मुंतज़िर था। वो पुरसकून हो गई। ताबी, मुझे भी एक ख्याल आया। क्या? यही कि हम अपनी बेटी का नाम मिनाइल रखेंगे। देखो ना कितना यूनिक और ख़ूब। इसकी बात जारी थी। शाने से सर उठाकर इसने मुट्ठियों में जकड़ के इसके बाल नोच डाले। अब लो तुम मिनाइल का नाम। सख्त तेवरों से घूर रही थी। भवें तन गई थी। हाथ कमर तक जा पहुँचे थे। ईमान से बिल्कुल बीवी लग रही हो। नज़रों जुमले ने इसे झींपने पर मजबूर कर दिया। बेसाख्ता मुक्का इसके सीने में मारा। कन्नी, इसने मुक्का थाम लिया। अब आइयो ना लाइन पे। कन्नी बोलती रो तरस गया था सुनने को। दफ़ा हो जाओ। इसे धकेल कर वो उठ खड़ी हुई। हमसे प्यार करके देखो। हाँक लगाई तो इसकी जगमगाती डार्क ग्रे आंखें से अंदर से हिला गई थी। मरो तुम। चलो दोनों इकट्ठे मरते हैं। इसका हाथ थाम कर बड़ी संजीदगी से कहा। इसकी मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। ये खूबसूरत सा नावल यहीं पर तमाम हुआ। अगर नावल आपको प्यारा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफ़िज़।